हेलो स्टूडेंट्स, नवंबर 2020 में सीए फाउंडेशन का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं उन सब के लिए आईसीआई की तरफ से अक्टूबर 2020 में एक मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। तो उस मॉक टेस्ट में जो मैथ्स सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो मॉक टेस्ट होने के तुरंत बाद सबसे पहले एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से मैंने वीडियो सॉल्यूशन बना करके दिया था। पार्ट 1 वीडियो था वो, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 34 तक के क्वेश्चंस उसमें कवर किए गए थे। उसके बाद मैंने एक पार्ट 2 वीडियो भी बनाया जिसमें क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक के क्वेश्चन कवर किए गए। मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा मैथ्स और पूरा लॉजिकल रीजनिंग मैंने कवर करके दिया था। ये वीडियो पार्ट 3 है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक के पूरा सॉल्यूशन में आप सबके लिए डिटेल डिस्कशन आपके लिए कर रहा हूँ। पूरा सॉल्यूशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इसमें। यानी ये जो पार्ट है इसमें 40 क्वेश्चन कवर होंगे, 40 क्वेश्चन ऑफ स्टेटिस्टिक्स पार्ट्स। स्टेटा का पूरा 40 क्वेश्चन मैं आपको कवर करके दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लिखा है द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द इनकम ऑफ 90%, 90%, 90% के इनकम यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि विच इज़ द परसेंटेज, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द पर्सन अर्निंग मोर देन ₹2000, 2000 रुपये से ज़्यादा अर्न करने वाले कितने परसेंटेज हैं। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 2000 रुपये से ज़्यादा अर्न करने वाले कितने पर्सन हैं, पर यहाँ पर कितने पर्सन है नहीं बोला गया है, बोला गया है कितने परसेंटेज ऑफ पर्सन है। तो बस छोटे छोटे वर्ड्स में स्टूडेंट्स क्या है आंसर गलत कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ पर्सन पूछा जाएगा तो आंसर ऑब्वियसली उसके हिसाब से जवाब देना रहेगा। परसेंटेज ऑफ पर्सन पूछा जाएगा तो आंसर उस हिसाब से हमको जवाब देना रहेगा। ओके, तो पहले देखते हैं टोटल पर्सन कितने हैं। टोटल पर्सन जो हैं वो, टोटल पर्सन की अगर बात करें तो 13 ये प्लस 32 प्लस 20 प्लस 25, यानी टोटल अगर पर्सन की बात करें तो ये 90 पर्सन हो रहे हैं। पर 90% में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 2000 रुपये से ज़्यादा है। तो देखिए पहले लिखा है 1500 से लेके 1999 रुपीज़ तक इनकम वाले 13% है, तो ये नहीं लेंगे। 2000 रुपये से ज़्यादा इनकम वाले ये 32 लोग हैं, 2000 रुपये से ज़्यादा इनकम वाले ये 20 लोग हैं, और ये 2000 रुपये से ज़्यादा इनकम वाले 25। मतलब अगर अपन ओवरऑल इस टेबल को देखें तो नंबर ऑफ पर्सन जिनकी इनकम मोर देन 2000 रुपीज़ है, तो मोर देन 2000 रुपीज़ वाले जो हैं वो कौन कौन आ रहे हैं, 32 प्लस ये 32 प्लस 20 प्लस 25, यानी 77 पर्सन ऐसे हैं जिनकी इनकम 2000 रुपये से ज़्यादा है। देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि कितने पर्सन ऐसे हैं जिनकी इनकम 2000 रुपये से ज़्यादा है, तो अपने को सीधा सीधा आंसर टिक कर देना है 77। बट अभी तो फिलहाल 77 ना ऑप्शन में है और ना ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि 2000 रुपये से ज़्यादा इनकम वाले कितने लोग हैं। ओके, 2000 रुपये से ज़्यादा इनकम वाले कितने पर्सन हैं। ओके, कितने पर्सन हैं, कितने पर्सन हैं नहीं, कितने परसेंटेज ऑफ पर्सन हैं। तो आप ये समझ सकते हैं, परसेंटेज निकालना सबको आता है कि जब 90 में से 77 लोग ऐसे हैं, 90 में से 77% ऐसे हैं जिनकी इनकम 2000 रुपये से ज़्यादा है, तो 100 में से कितने पर्सन होते जिनकी इनकम 2000 रुपये से ज़्यादा है। तो परसेंटेज निकालने का तरीका है सिंपल सा, 77/90 इंटू 100। तो 77/90 इंटू 100 अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा 85.5 अप्रॉक्स, 85.5। तो 85.5 अप्रॉक्स मिलेगा आंसर। देखते हैं 85.56 जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी में लिखा है 85.56% ऑफ द पर्सन ऐसे हैं जिनकी इनकम 2000 रुपये से ज़्यादा है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है जिसको आपको समझना है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द डायग्राम टू रिप्रेजेंट दी, ओके चलिए आईसीआई में क्वेश्चन पेपर छप के आया है, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है इसमें, 2 बार ये सेंटेंस छपा हुआ है, टू रिप्रेजेंट दी डायग्राम टू रिप्रेजेंट दी डेटा। नहीं ठीक है, ओके, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रिलेटिंग टू द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट आइटम्स बाय अ फैमिली। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट आइटम्स बाय फैमिली। तो अगर किसी फैमिली के डिफरेंट आइटम जो डिफरेंट एक्सपेंडिचर हैं उनको अगर शो करना है तो सबसे अप्रोप्रिएट डायग्राम क्या होगा। देखिए
कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट करने के कई डायग्राम हो सकते हैं, बट यहाँ पर कई डायग्राम हो सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा ये बोला गया है, सबसे बेहतर डायग्राम क्या होगा, सुटेबल डायग्राम क्या होगा। तो सबसे बेहतर सबसे सुटेबल डायग्राम होता है इस टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए पाई डायग्राम। ठीक है, तो पाई डायग्राम इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए छोटा सा और एक थ्योरी क्वेश्चन है, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। द डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन में देखिए कैसा लिखा हुआ है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम is an example of frequency distribution of, the distribution of income is an example of frequency distribution of। तो इनकम जो होता है, इनकम हो गया, जैसे बोलते हैं ना हाइट हो गया किसी व्यक्ति का, तो ये जो डेटा होते हैं ये अपन क्या मान के चलते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल मान के चलते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस वेरिएबल मान के चलते हैं कि इनकम जो होती है, अब इनकम का सोर्स कुछ भी हो सकता है, अब वो जॉब वाला बंदा है कि बिजनेस कर रहा है कि क्या है, इनकम का सोर्स कुछ भी हो सकता है। बट इनकम को, हाइट को, एज को अपन मान के चलते हैं क्या होता है, जैसे एज हमारी लगातार बढ़ते रहती है, तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल के कैटेगरी में आते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। ओके, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स फॉर 7 days इन अ लोकेलिटी आर गिवन। ठीक है, किसी लोकेलिटी के 7 days का मतलब नंबर ऑफ एक्सीडेंट उस एरिया के बताया गया है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट दिया गया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फ्रीक्वेंसी दिया गया है 12, 15। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ रहे ना कि 0 नंबर ऑफ एक्सीडेंट 12 टाइम्स हुआ है, 12 टाइम्स या 12 days ऐसे रहे हैं जिसमें एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। 15 days ऐसे रहे हैं जब एक एक्सीडेंट हुआ है पर डे, और 23 days ऐसे रहे हैं जब 2 एक्सीडेंट। तो ये इस तरीके से डेटा आपको दिया गया है। और पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, ये देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ केसेस व्हेन 3 और लेस एक्सीडेंट अकर। व्हाट इज द नंबर ऑफ केसेस व्हेन 3 और लेस एक्सीडेंट अकर। 3 या 3 से कम एक्सीडेंट होने वाले कितने केसेस हैं। तो 3 या 3 से कम के लिए मैं बताऊं आपको, 3 और लेस बोला है, तो 3 और लेस का मतलब है कि 3 भी इंक्लूड होगा। अगर केवल बोला जाता लेस देन 3 केसेस, तो केवल लेस देन 3 में तो फिर 3 इंक्लूड नहीं होता, 3 से कम होता। बट यहाँ बोला है 3 और लेस देन 3, तो 3 या 3 लेस देन 3 मतलब 3 फिर 2 वाला केस आएगा, फिर 1 वाला केस आएगा, फिर 0 वाला केस आएगा। तो 3210, ये जो 3210 है, ये जो 3210 है, ये आपका केसेस आएगा। नंबर ऑफ एक्सीडेंट चलिए सम कर लेते हैं। 3 एक्सीडेंट वाले कितने केस हैं, 30 प्लस 2 एक्सीडेंट वाले 23, 23 प्लस 1 एक्सीडेंट वाले 15 केसेस आ रहे हैं, और 0 एक्सीडेंट वाले 12। यस ऑफकोर्स 3 और लेस एक्सीडेंट में 0 भी तो आएगा। तो ये इस तरीके से अपन इसको सम कर लेते हैं। अगर अपन इसको सम करते हैं, दैट इज 30 प्लस 23 प्लस 15 प्लस 27, तो ये आ रहा है 80। तो 80 इसका आंसर होना चाहिए। बट यार यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। देखिए आईसीआई का जो क्वेश्चन पेपर आया है, तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी बताया था, बहुत सारे क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक थे, मैंने उसको करेक्ट किया था। 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी मिले थे जिसका प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ ज़्यादा ही, मतलब उसको छोड़ देना ही ठीक था। तो मात्र 1 या 2 क्वेश्चन थे जो पार्ट 2 के वीडियो में था। और इसमें देखिए 4 ऑप्शन में से आपको 80 नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी ऑप्शन में 80 नहीं दिख रहा है। तो ऑब्वियसली मैं मान के चलता हूँ कि इसके ऑप्शंस रॉन्ग दिए गए हैं। सही आंसर 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ 80 आंसर आएगा। जो क्वेश्चन है, देखिए क्या होता है, या तो आप आंसर 4 ऑप्शन को रॉन्ग मानिए कि भी गलत छप गया है, सही आंसर 80, या तो आप आंसर को सही मानते हैं तो उसके हिसाब से क्वेश्चन को एडिट करिए। तो भाई आखिर किसी ना किसी को एक चीज़ को रॉन्ग कंसिडर करना पड़ेगा, या तो क्वेश्चन को रॉन्ग कंसिडर करना पड़ेगा, या फिर 4 ऑप्शन दिए गए उसको रॉन्ग कंसिडर करना पड़ेगा। तो 4 ऑप्शन में 80 कहीं दिया नहीं है, बट इसका सही आंसर 80 ही होगा। 100% गारंटी, पक्का श्योर, जो क्वेश्चन में पूछा गया है 3 और लेस एक्सीडेंट अकर के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, आपको ये बनाने में टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। क्या लिखा है, 2 वेरिएबल्स एज्यूम द वैल्यूज 1, 2, 3 डैश डैश 5। तो डैश डैश में एक ही वैल्यू आएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 तक ही जाना है। तो एक काम करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, एक्स टेबल, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बना लेते हैं एफ। तो भाई एक्स टेबल के अंदर क्या क्या डेटा आएगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। एक्स टेबल के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 आएगा। और एफ फ्रीक्वेंसी देखते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा है। 2 वेरिएबल्स एज्यूम द वैल्यूज 1, 2, 3 डैश डैश 5। डैश डैश 5 का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 विथ फ्रीक्वेंसीज एज 1, 2, 3 डैश डैश 5। तो फ्रीक्वेंसी भी 1, 2, 3, 4, 5 ही होगा इसमें। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 इसकी फ्रीक्वेंसी होगी।
क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट इज द AM, दैट इज एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन निकालना है, बहुत सिंपल सा टेबल है भाई। एक्स क्या क्या टेबल दिया गया, एक्स और एफ, ये टेबल दिया गया है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अपन क्या बनाएंगे, एक एफ एक्स टेबल बनाएंगे, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इतने छोटे छोटे डेटा हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि आपको कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं है। तो 1 इंटू 1 दैट इज़ 1 कर लीजिए, 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 कर लीजिए, 3 इंटू 3 दैट इज़ 9 कर लीजिए, 4 इंटू 4 कर लीजिए 16, और 5 इंटू 5 कर लीजिए 25, और बहुत आसानी से आप इसको सम कर सकते हैं। तो समेशन एफ एक्स भी मिल जाएगा। और वैसे ही आप समेशन एफ भी कर लीजिए, ये वाले टेबल को भी सम कर लीजिए, तो समेशन एफ मिल जाएगा। तो आप समेशन एफ और समेशन एफ एक्स दोनों निकाल लेते हैं। जब इसको सम करते हैं तो समेशन एफ एक्स जो आएगा वो 55 आएगा। दैट इज़ 1 + 4 + 9 + 16 + 25 आप करिए, बहुत सिंपल है, तो 55 मिलेगा। और समेशन एफ का अगर करते हैं हम, तो देखिए 1 + 2 दैट इज़ 3 हो गया, 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 15 मिलेगा। तो आपको समेशन एफ एक्स मिल रहा है और एक समेशन एफ मिल रहा है। तो अपन जो मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए देखिए क्वेश्चन कितना भी सरल क्यों ना हो, हमको पता है कि भाई मैथ्स जो बनता है फॉर्मूला छोटे छोटे जितने सब बिल्कुल रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो एक्स बार इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन एफ एक्स दैट इज 55 डिवाइडेड बाय समेशन एफ दैट इज 15। तो आप इसको अगर कैलकुलेट करें, पॉइंट में भी आंसर ला सकते हैं, समथिंग पॉइंट समथिंग, या तो फिर जैसा ऑप्शन में दिया है उसके हिसाब से चलें। तो ये कितने से कटेगा, 3 से 5 से काट लें 3 टाइम्स, और 5 से काट लें 11 टाइम्स। तो इसका आंसर आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 3, इसका आंसर आएगा 11/3, इसका आंसर आ जाएगा। अब 11/3 जो इसका आंसर है, तो इसका आंसर सही आंसर देखिए जरा, 11/3 यस, ऑप्शन ए दिया हुआ है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 66 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए मैं सॉल्व करके देता हूँ। ये क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ़ देयर आर 2 ग्रुप्स विथ 75 एंड 65 एज हार्मोनिक मीन। तो 75 और 65 जो है वो हार्मोनिक मीन है दो ग्रुप के, कंटेनिंग 15 एंड 13 ऑब्जर्वेशंस। मतलब दो ग्रुप जो है उसमें एक ग्रुप में 15 ऑब्जर्वेशन है, दूसरे ग्रुप में 13 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो आपको मैं अगर ये लिख के दूं तो N1 जो हो जाएगा, मतलब पहले ग्रुप में जितने एलिमेंट हैं दैट इज़ 15 मेंबर है पहले ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में 13 एलिमेंट या 13 मेंबर है, N1 N2 ये हो जाएगा। पहले ग्रुप का जो हार्मोनिक मीन है उसको मैं अगर H1 से रिप्रेजेंट करूँ तो 75 है, और दूसरे ग्रुप का जो हार्मोनिक मीन है, अगर हार्मोनिक मीन की बात करें तो H2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं इस ग्रुप के हार्मोनिक मीन को, ये 65 है। आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में, फाइंड द कंबाइंड हार्मोनिक मीन। तो स्टूडेंट कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए। कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला याद है तब बात बनेगी। तो मैं आपको पूरा, मैंने जैसा कि कहा है कि मैं बहुत डिटेल, बहुत अच्छे से, बहुत पूरा, मतलब आपको पूरा एक, मतलब एक पढ़ा रहा हूँ मैथ्स, इस तरीके से मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं कहीं भी ये नहीं बोलूँगा कि ये तो आप जानते हो, वो तो आप जानते हो। भाई आप जानते हो तो फिर टीचर की ज़रूरत क्या रहेगी फिर आपको वीडियो देखने की। तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन जिनको नहीं पता उनका भी पूरा पूरा उनको सपोर्ट मिल जाए कि कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है N1 + N2 डिवाइडेड बाय करोगे N1/H1 प्लस N2/H2, ये हो जाएगा आपका कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फंडा। तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन का जब फॉर्मूला लगाते हो तो N1 N2 मैंने आपको लिख के दिया है 15 और क्या 13, तो 15 + 13 पर डिवाइडेड बाय N1 दैट इज 15 अपॉन H1 दैट इज 75 प्लस N2 मतलब 13 अपॉन H2 मतलब 65। तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेटर अलाउ हुआ एग्जाम में तो बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन होगा। चलिए आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर है आप सबके पास इसलिए मैं इसको कुछ और बता नहीं रहा हूँ। तो इसका आंसर जो आएगा 70 आएगा, एग्जैक्ट 70 आएगा। और यहाँ पर एक छोटी सी बात फिर से मैं आपको बता दूँ कि 4 ऑप्शन में आप देखेंगे तो एग्जैक्ट 70 आपको नहीं मिल रहा है। आपको देखिए जो भी ऑप्शन मिल रहा है उसमें सही, अगर नियरेस्ट की बात करें तो 70.03 को अपन सही मान सकते हैं। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, इंस्टीट्यूट वालों को ध्यान रखना चाहिए टेस्ट पेपर सेट करते समय, ऑप्शन देते समय। भाई इतना बड़ा नेशनल लेवल का एग्ज़ाम लिया जा रहा है, मैं तो बोलता हूँ इंटरनेशनल लेवल का, क्योंकि इंडिया के अलावा भी कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, सऊदी अरेबिया, जहाँ ICI के स्टूडेंट्स, ICI के मेंबर है, वहाँ के स्टूडेंट भी ये पढ़ते हैं। तो मैं तो मान के चलता हूँ कि 70.36 अप्रॉक्स मान सकते हैं, मजबूरी है करके मान सकते हैं, बट
इतना अप्रॉक्स नहीं, बट ठीक है, अगर लिखा होता चलो 70.02 या 03 इस टाइप से तो चलो भाई समझ में आता है, ये तो बहुत ज़्यादा है फिर भी चलिए 70.36 सही मान लेते हैं, आंसर 70 आएगा। हालांकि तो मैं तो मान के चलूँगा कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, मतलब ये ऑप्शन इस तरीके से नहीं देना चाहिए था। नियरेस्ट का भी एक लिमिट होता है कि कितना नियरेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करते, अपना आंसर तो 70 आया है, 70। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करें। ओके, एक थ्योरी क्वेश्चन आ रहा है बहुत सिंपल सा, क्वार्टाइल कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग। तो क्वार्टाइल जो होता है, क्वार्टाइल देखो, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ये सब किसके हिसाब से चलते हैं? मीडियन के हिसाब से चलते हैं, मतलब मीडियन का ही मतलब फैमिली मेंबर है मान के चलते हैं। क्वार्टाइल 3 होते हैं ना, Q1, Q2 और Q3, जिसमें Q2 जो होता है वही मीडियन होता है। डिसाइल, परसेंटाइल, सब क्या है? ये सब 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 मीडियन के ही फैमिली मेंबर है बोल सकते हैं। तो ये सब कुछ जो होता है ये क्वार्टाइल किससे डिटरमाइन कर सकते हैं? इसके लिए ओजाइव, दैट इज OGIVE ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा कौन सी चीज़ किससे। हिस्टोग्राम इसका आंसर नहीं है, पाई चार्ट इसका आंसर नहीं है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इसका आंसर नहीं है। हाँ, मॉड किससे फाइंड करते हैं? अगर बोला जाता मॉड फाइंड करना है तो कौन सा, तो उस केस में हिस्टोग्राम आंसर आता। तो याद रखना, मीन मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं केवल सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं आप सबको बहुत सारा नॉलेज भी दे रहा हूँ। मीन को किसी भी ग्राफिकल मेथड से फाइंड नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। मीन कैन नॉट बी फाइंड डिटरमाइंड बाय एनी ग्राफिकल मेथड। मॉड कैन बी डिटरमाइंड बाय हिस्टोग्राम से मॉड फाइंड कर सकते हो। We can find the median, or you may say we can find the quartile, or you may say we can find the decile, or you may say we can find the percentile, or you may say we can find the partition values। ये सारे जो क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल को बोलते हैं पार्टीशन वैल्यूज। तो इस सब के लिए एक ही आंसर है, चाहे मीडियन बोलो, चाहे क्वार्टाइल बोलो, चाहे डिसाइल बोलो, चाहे परसेंटाइल बोलो, चाहे पार्टीशन वैल्यूज बोलो, वी कैन फाइंड दीज ऑल बाय ओजाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मीन डेविएशन अबाउट ODE। देखिए एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक फिर आया हुआ है ICI के क्वेश्चन पेपर में, ये मॉड होना चाहिए MODE, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं MODE, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा एक्चुअली, द मीन डेविएशन अबाउट मॉड फॉर दी नंबर्स। तो नंबर्स क्या क्या दिए हैं, मैं एक काम करता हूँ उसको एक्स टेबल बना लूँ। चलिए एक्स टेबल बना लेता हूँ मैं। एक्स टेबल में क्या क्या आ जाएगा, 4/11, दूसरा वैल्यू आएगा 6/11, तीसरा वैल्यू है 8/11, चौथा वैल्यू है 9/11, उसके बाद एक वैल्यू है 12/11 और 8/11। तो यहाँ पर आएगा 12/11 और फिर आएगा 8/11। तो ये आपको डेटा दिए गए हैं, इस डेटा से आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मोड निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मोड। तो एक काम करें, पहले तो मॉड फाइंड करें इसका। मॉड कैसे फाइंड करते हैं आप सबको पता है, मॉड जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है वो मॉड बनता है। तो 4/11 तो एक ही बार है, 8/11 देखिए यहाँ पर कितनी बार आया, 2 बार आया है। तो देखिए 4/11 एक ही बार है, 6/11 एक ही बार है, 9/11 भी एक ही बार आया हुआ है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी A1 है। 12/11 की फ्रीक्वेंसी 1, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 8/11। तो 8/11 जो है वो 2 बार आया हुआ है, तो 8/11 को हम डायरेक्ट डिसाइड करते हैं कि भाई 8/11 जो हुआ हमारा क्या हुआ, मॉड हुआ। तो Z जो है, मॉड जो है हमारा Z, इस क्वेश्चन में हमारा Z जो बनेगा वो 8/11। ओके, अब आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। क्या टेबल बनाना पड़ेगा? X माइनस Z का मॉड ये वाला मॉड मतलब मैग्नीट्यूड वाला मॉड है ना, सिंबल सब लोग जानते हैं आप लोग कि निगेटिव जैसे रहता है तो उसको पॉजिटिव बना दिया जाता है। तो ये अब मैं आपको बना के देता हूँ। X माइनस Z का मॉड जो रहेगा, तो आप टेबल देखिए क्या रहेगा। जैसे पहला वैल्यू है 4/11 माइनस Z कितना है हमारा, 8/11। तो 4/11 और Z 8/11 का अगर हम माइनस करके इसका मॉड लेते हैं तो देखिए वैसे तो अगर हम 4/11 माइनस 8/11 अगर करते हैं, अगर हम 4/11 माइनस 8/11 करते हैं ना तो -4/11 आएगा। लेकिन उसका चूंकि हमने मॉड लिया है, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड। देखिए इस फर्क समझना ना, दो मॉड का फर्क समझना। मॉड का मतलब एक होता है मॉड मीन मीडियन मॉड वाला मॉड, जो ये Z जो इससे रिप्रेजेंट किया, और एक यहाँ पर मैं मॉड बोल रहा हूँ, मतलब ये जो 2 लाइन बना रहा हूँ ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं। दैट इज ये क्या है हमारा मैग्नीट्यूड। तो 4/11 माइनस 8/11 करने से, 4/11 माइनस 8/11 करने से वैसे तो -4/11 आता है, पर उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या बनेगा, 4/11 बनेगा। दूसरा उसके बाद वैसे ही है, आप करिए 6/11
6/11 माइनस 8/11 करिए तो इसका मॉड लीजिए, तो 6/11 माइनस 8/11 करके मॉड लेंगे तो आंसर आएगा 2/11। तो इसी तरीके से अगला जो है 8/11 माइनस 8/11 करेंगे तो 0 आएगा, 9/11 माइनस 8/11 करेंगे तो 1/11 आएगा, 12/11 माइनस 8/11 करेंगे तो आपको मिलेगा 4/11, और लास्ट वैसे ही रहेगा आपका 8/11 माइनस 8/11 करेंगे तो 0 आएगा। तो आप इसको अगर सम करते हैं, ये पूरा टेबल सम करते हैं, तो आप उसको बोलेंगे समेशन ऑफ x माइनस z का मॉड। तो समेशन ऑफ x माइनस z का मॉड अगर लेते हैं तो क्या क्या मिलेगा हमको, देखिए ये मिलेगा 4/11 प्लस 2/11, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर सम करो, 4/11 प्लस 2/11 6/11, ये करोगे प्लस 1/11 मतलब 7/11 प्लस 4/11 करोगे तो 11/11, तो 11/11 मिल रहा है हमको ये, और अगर ये 11/11 मिल रहा है इसका मतलब क्या आ रहा है हमारा, ये 1 आ रहा है। ठीक है, ये 1 आ रहा है। अब हमको फॉर्मूला लगाना है, अब हमको फॉर्मूला लगाना है, क्या क्या फॉर्मूला लगाना है ये पूरा देख लीजिए स्क्रीन पे, बहुत अच्छे से मैं आप सबको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर चीज़। हमको चाहिए मीन डेविएशन अबाउट मॉड, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम डी जेड। मीन डिवीजन अबाउट मॉड है तो हम रिप्रेजेंट करेंगे एम डी जेड जो होगा इसका फॉर्मूला आप सबको पता है, समेशन ऑफ x माइनस जेड का मॉड अपॉन n, ये आपका मीन डिवीजन अबाउट मॉड। तो ऊपर का जो ये वैल्यू है समेशन ऑफ, ये जो वैल्यू है समेशन ऑफ x माइनस जेड का मॉड डिवाइडेड बाय n, ये जो हमारा वैल्यू है, तो ऊपर का जो वैल्यू आया वो तो 1 आ गया है, ये वाला वैल्यू समेशन ऑफ x मान, नीचे n कितना वैल्यूज दिए गए थे हमको, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज दिए गए थे, तो 1/6, तो इसका आंसर जो आएगा 1/6 आएगा, दैट इज मीन डिवीजन अबाउट मॉड। आंसर आएगा 1/6, ओके 1/6 आंसर आएगा, लेकिन मैं आप सबको बताऊं फिर से, देखिए यहाँ पर फिर प्रॉब्लम है, 4 ऑप्शन जो दिए गए, देखिए 1/6 कहीं नहीं है। पहला आंसर 9/15 ऑब्वियसली गलत है, दूसरा 12 है तो ऑब्वियसली गलत है, तीसरा 6/11, नहीं मैंने कहा 1/6 होना क्या चाहिए था, कायदे से होना यही चाहिए था कि जो चौथा ऑप्शन दिया गया है उसमें केवल 1 लिखा है, नहीं ये 1 नहीं होना चाहिए, 1/6 होना चाहिए। तो ये देखिए फिर से ICAI के तरफ से जो क्वेश्चन पेपर दिया गया है उसमें गलती दिख रही है। तो मैं बार बार कहना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो से ICAI को भी कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया से बाहर बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग अपने एग्ज़ाम का लेवल, क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा ध्यान से रखिए, इससे स्टूडेंट को बहुत परेशानी होती है। कहीं क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक नज़र आ रहा है, कहीं आंसर में प्रिंटिंग मिस्टेक नज़र आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इस बात का देखिए, हर एक छोटे से छोटा इंस्टीट्यूट वाला भी इस बात का ध्यान रखता है कि जब क्वेश्चन पेपर सेट करे तो उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक ना हो, अपने स्टूडेंट्स के लिए किसी अपने स्टूडेंट को परेशानी ना हो। तो आप लोग इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सीरियसली इस चीज़ को करिए। आप एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट के भलाई के लिए, लेकिन स्टूडेंट जितना का क्वेश्चन पेपर बना नहीं रहा है उससे ज़्यादा परेशान हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। आप सोचिए कोई स्टूडेंट, मैं ICAI को बोल रहा हूँ अपने इस वीडियो से, कोई स्टूडेंट बनाएगा बेचारा ईमानदारी से मेहनत करके आंसर लाएगा 1/6, 4 ऑप्शन में देखेगा 1/6 नहीं है, तो क्या करेगा बताइए, वहाँ पर वो थोड़ी डिसाइड कर लेगा कि आंसर प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो दोबारा चेक करेगा, अपने पूरे कैलकुलेशन को चेक करेगा, उसके बाद भी वही 1/6 आ रहा है तो अपने आप पे शक करेगा कि मैं कहीं फॉर्मूला तो गलत नहीं लगा रहा हूँ। इस सब में क्या हुआ, स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हुआ। अब स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हुआ तो 100 क्वेश्चन बना नहीं पाएगा, 100 क्वेश्चन बना नहीं पाएगा तो मन में आएगा कि भाई टाइम कम पड़ता है, मतलब। तो प्लीज़ ICAI आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए, आपके जो ICAI का जो स्टडी मटेरियल है उसमें भी बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक है, बहुत हद प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्लीज़ उसको जल्दी से जल्दी आप लोग सुधारिए। आप जितने स्टूडेंट मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर हो सके तो मेरा ये वीडियो एक क्लिप पहुंचा देना ICAI तक। इतने सालों से प्रिंटिंग मिस्टेक देख रहा हूँ मैं, वो सुधार नहीं रहे, हमको सुधारना पड़ता है। ठीक है, हमको सुधारने में कोई तकलीफ नहीं है, बट वो स्टूडेंट जो डायरेक्ट आपका स्टडी मटेरियल ICAI का पढ़ रहा है वो तो परेशान होता है, वो हमसे क्वेश्चन करता है, सर बुक में तो ये लिखा है, आप ऐसा बता रहे हो। स्टूडेंट हमारे ऊपर भी शक करने लगता है कि सर तो कहीं गलत नहीं पढ़ा रहे। ओके, तो ICAI प्लीज़ ध्यान रखिए। चलिए, क्वेश्चन लिखा है रेंज ऑफ, क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है द रेंज ऑफ, क्या क्या डेटा दिए गए हैं देखिए, 28, 22, 40, 15 एंड 50, आपको इसका रेंज निकालना है। तो जब इसका रेंज निकालना है तो रेंज का फंडा क्या होता है, बहुत सिंपल है। देखिए जितने भी टॉपिक अपन पढ़ाई करते हैं उसमें रेंज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है। रेंज क्या होता है, रेंज होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। रेंज होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू।
तो लार्जेस्ट वैल्यू कौन है इसमें 50, 50, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन है इसमें, स्मॉलेस्ट वैल्यू 15, तो आपको लार्जेस्ट वैल्यू मिलेगा 50, लार्जेस्ट वैल्यू 50 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या मिलेगा 15, तो 50 माइनस 15 अगर करते हो तो आपको क्या मिलेगा 35। तो इसका आंसर जो है 35 होना चाहिए, सी आंसर इसका सही आंसर होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं इसका आंसर सी आंसर सही आंसर आ रहा है ना, लेकिन आईसीआई ने जो इसका जो इस मॉक टेस्ट का जो आंसर हिंट प्रोवाइड किया है ना, उसमें कुछ और आंसर लिखा है, तो ये भी इस क्वेश्चन में भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। मैं बार बार ये मतलब कहीं से आईसीआई को दोष नहीं दे रहा हूँ, पर बता रहा हूँ कि स्टूडेंट मुझे आईसीआई का मॉक टेस्ट होने के बाद कितने स्टूडेंट ने फ़ोन किया, मैसेज किया कि सर हमारा आंसर तो 35 आ रहा है, वो आईसीआई का जो मॉक टेस्ट का जो आईसीआई ने जो आंसर दिया उसमें तो कुछ और आंसर लिखा है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट परेशान होते हैं। समझिए आईसीएआई, आप समझिए, आप स्टूडेंट के भलाई के लिए टेस्ट ले रहे हैं और स्टूडेंट की जितना भला नहीं हो रहा उससे ज़्यादा वो परेशान हो रहे हैं। प्लीज़ ध्यान रखिए, स्टैंडर्ड मेंटेन करिए प्लीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 70 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए आंसर लिखा है, अ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन। ओरिजिन शिफ्ट करना, देखिए ओरिजिन शिफ्ट करना, स्केल शिफ्ट करना, तो अपने रेगुलर क्लास के वीडियो लेक्चर में और जो अपन पढ़ाई करते हैं रेगुलर, उसमें ये सब बातें होती है। फिलहाल मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊं इस सॉल्यूशन का, तो इसमें यह है कि अ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन, क्वार्टाइल डिवीजन, ऑल ऑफ दिस। याद रखना, किसी भी टाइप का डिविएशन क्यों ना हो, किसी भी टाइप का डिविएशन क्यों ना हो, चाहे वो मीन डिविएशन हो, चाहे स्टैंडर्ड डिवीजन हो, चाहे क्वार्टाइल डिवीजन हो, किसी भी टाइप का डिविएशन क्यों ना हो, ओरिजिन शिफ्ट करने का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो सही आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। मतलब चाहे मीन डिवीजन हो, चाहे कोई भी किसी भी टाइप का डिवीजन हो, चाहे स्टैंडर्ड डिवीजन हो, मैंने बोल दिया ना किसी भी टाइप का डिवीजन हो, अ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हैज नो इम्पैक्ट ऑन इट। मतलब उस पर ओरिजिन शिफ्ट, हाँ स्केल शिफ्ट करने का इम्पैक्ट आता है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अपने को निकालना है। तो यार कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को मैं नाम बताऊं आपको, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो नाम होता है दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन भी बोल सकते हो आप। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना, और अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है तो उसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना पड़ेगा। तो चलिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। सबसे पहले तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हैं हम, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्स कॉलम बना लेते हैं, जो डेटा दिया गया है हमको, डेटा क्या है 53, चलिए 53 53, 52 52, 61 61, फिर उसके बाद 60 60, और उसके बाद फिर 64 64। ये अपने पास एक्स टेबल आ गया। और मुझे स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है तो मैं एक्स स्क्वायर टेबल बनाता हूँ। सबके पास कैलकुलेटर है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप 53 का स्क्वायर करते हैं तो मैं आपको बता दूँ 2809 वैल्यू आएगा। अगर आप 52 का स्क्वायर करते हैं तो 2704 आएगा। अगर आप 61 का स्क्वायर करते हैं तो 3721 आएगा। 60 का स्क्वायर करते हैं तो 3600, और 64 का स्क्वायर करते हैं तो 4096 आएगा। ठीक है, तो मैंने जैसा कि कहा है कि मैं केवल फॉर्मेलिटी नहीं करूँगा कि चलिए देखो ये एक्स टेबल है फिर आप एक्स स्क्वायर बना लेना, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आप कैलकुलेट, नहीं, आधा काम करूँ आधा स्टूडेंट के ऊपर, नहीं, मैं चाहता हूँ पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ आपको पूरा वीडियो डिटेल डिस्कशन मैं आपको यहाँ पर करके दे रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट्स मैथ्स जिनका कमज़ोर है कहीं से किसी को परेशानी नहीं होगी, इतना डिटेल मैं आप सबको समझा देता हूँ। चलिए आप इस टेबल को सम करेंगे तो क्या मिलेगा, समेशन एक्स स्क्वायर। चलिए समेशन एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो ये समेशन एक्स स्क्वायर मतलब इस पूरे को सम करोगे आप 2809 2704 3721 3600 4096, जब आप इसको सम करते हैं तो आपको मिलेगा 16930 मिलेगा। और आप समेशन एक्स अगर करते हैं, इसको सम करते हैं, अगर आप इस टेबल को सम करते हैं तो समेशन एक्स मैं आपको बता दूं, समेशन एक्स का वैल्यू आपको मिलेगा 290। ठीक है, तो ये 290 मिलेगा, दैट इज 290 मिलेगा। तो ये आपको समेशन एक्स स्क्वायर मिल गया है, और समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन एक्स मैंने दोनों निकाल के दे दिया आपको।
उसके बाद चलिए अब फॉर्मूला लगाएं। अब तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन का सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। देखिए स्टैंडर्ड डिवीजन का निकालने का एक और फॉर्मूला होता था, है ना, तो आप अगर दूसरे फॉर्मूले से बनाएंगे तो उसमें एक्स स्क्वायर टेबल की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेते हैं। तो चलिए मैं अब उतना भी नहीं कि दो दो तीन तीन मेथड की डिस्कशन करें, उतना टाइम भी नहीं है, एक तो पूरा डिटेल बना के दे रहा हूँ। तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर समेशन एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आया था हमारे पास, दैट इज़ 16930 डिवाइडेड बाय एन का वैल्यू कितना था 5, हमारे पास 5 डेटा दिए गए थे, माइनस आप पता है इसको पहचानते हो समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स अपॉन एन अगर देखा जाए तो कायदे से 290 अपॉन 5 है, उसका स्क्वायर करना है, पता है ये मीन है। कायदे से देखा जाए तो समेशन एक्स अपॉन एन जो ये 290 अपॉन 5 आएगा ना, यही मीन है और ये काम का है हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल। तो सिग्मा अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आप ये कैलकुलेट जरूर करिएगा, सिग्मा पूरा 16930 अपॉन 5 करिए, 290 अपॉन 5 करके स्क्वायर करिए, दोनों को माइनस करके रूट लीजिए, आपको सिग्मा का वैल्यू मिलेगा 4.69 समथिंग, 4.69 समथिंग मिलेगा आपको सिग्मा का वैल्यू। लेकिन ये फाइनल आंसर हमारा है नहीं, ऑब्वियसली हमको कुछ और काम करना है इसमें। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमको निकालना था। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, दैट इज सिग्मा अपॉन मीन इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सिग्मा हमारे पास कितना आया, 4.69 आया हमारा सिग्मा, डिवाइड बाय अगर मीन की बात करें तो मीन कहाँ है, आपको पता है मीन कहाँ है, मीन यहाँ पर है, ये 290 अपॉन 5 स्क्वायर को छोड़ के भाई, ये 290 अपॉन 5 यही तो है हमारा मीन। तो 290 अपॉन 5 अगर मैं बोलूँ एक्स बार का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स, सॉरी समेशन एक्स अपॉन एन। तो ये जो एक्स बार आएगा हमारा समेशन एक्स अपॉन एन मतलब 290 अपॉन 5, तो मैं एक्स बार भी आपको लिख के दे देता हूँ, 290 अपॉन 5 करने से 58 मिलता है हमको मीन, तो 58 हमारा मीन आया है। ये जो 58 है हमारा जो मीन है 58, यहाँ पर आप रखेंगे 58 इंटू 100 करेंगे तो आपको कोफिशिएंट ऑफ इस वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन का वैल्यू मिलेगा 8.1 समथिंग मिलेगा, 8.103 के आसपास आपको मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग। तो क्या होता है कई बार स्टूडेंट 4.69 को 4.7 लिख देते हैं, तो ये जो आंसर मैं 4.1 समथिंग जो बता रहा हूँ ना आपको, 4.1 समथिंग, ये थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। कई स्टूडेंट 4 देखो जैसे मैंने लिया है 4.69, अब कोई स्टूडेंट 4.7 कर दिए तो आंसर में माइनर फर्क आएगा, माइनर कुछ डिफर करेगा। कोई स्टूडेंट 4.69 का केवल 4.6 बस ले लेते हैं, तो कैलकुलेट करते समय डिपेंड करता है कि हम 4.69 ले रहे हैं कि 4.7 ले रहे हैं कि केवल 4.6 ले रहे हैं, तो इससे थोड़ा बहुत माइनर फर्क आता है आंसर में। 8.1 आया, 8.10 समथिंग आया, 8.12 आया, ऐसा कुछ कुछ थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, उसके लिए वरी नहीं करना है। तो इसका सही आंसर अगर अपन बोलें तो आंसर बी जो नियरेस्ट आंसर है 8.09 को टिक करेंगे। अब इसमें मैं नहीं बोलूंगा कि भाई आंसर गलत छपा है, मैंने कहा ना 8 पॉइंट समथिंग जो, तो 8 पॉइंट समथिंग का जो फर्क है उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि भाई मेरा 8.1 समथिंग आया था और ये 8.09 आ रहा है, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है ये मैंने आपको बता दिया। रीज़न हो सकता है कि अपन कैलकुलेशन करते समय थोड़ा बहुत राउंड ऑफ कर लेते हैं, 4.69 को चेंज कर लेते हैं, इसलिए फ़र्क आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 72 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, द क्वार्टाइल्स ऑफ द वेरिएबल्स आर, द क्वार्टाइल्स ऑफ द वेरिएबल्स आर, कितने क्वार्टाइल होते हैं भाई, 3 क्वार्टाइल होते हैं, Q1 Q2 और Q3। कॉमन सेंस भी कहता है कि Q1 का वैल्यू छोटा होता है, दैट इज Q1 कितना आ जाएगा 45, Q2 दैट इज सेकेंड क्वार्टाइल, दैट इज मीडियन एक्चुअली, तो ये Q2 कितना हो जाएगा 52, तो Q1 आ गया, Q2 आ गया, और एक Q3 जो है वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 65। Q1 Q2 और Q3 आपको 3 वैल्यू दे दिए गए हैं क्वेश्चन में, डायरेक्ट Q1 Q2 और Q3 दिया गया है, बोल रहा है फाइंड क्वार्टाइल डिवीएशन। क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वार्टाइल डिवीजन हिंदी में कहते हैं चतुर्थक विचलन, इसका फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, तो बस वैल्यू रखना है और आंसर लाना है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। Q3 यानी 65 माइनस Q1 कितना 45 डिवाइडेड बाय 2, तो Q3 माइनस Q1 बाय 2 मतलब 65 माइनस 45 डिवाइड बाय 2, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 10। सीधा सीधा इसका आंसर 10 है। देखते हैं 10 आंसर ऑप्शन में है कि नहीं। 10, यस, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन बी जो है 10 आंसर दिया हुआ है, तो सही आंसर ऑप्शन बी आएगा, दैट इज 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। ओके, अगले क्वेश्चन को मैं चाहूँगा सारे स्टूडेंट थोड़ा सा स्टार मार्क करें। स्टार मार्क इसलिए क्योंकि
यहाँ पर थोड़ी टीचर की ज़रूरत तो पड़ ही जाएगी ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, 100% भी नहीं, चलो भाई ज़्यादातर स्टूडेंट को यहाँ पर ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन मुझसे डाउट पूछा था जब टॉम मॉक टेस्ट हुआ था उसके बाद कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना। चलिए मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द थ्री वैल्यूज, कौन कौन से थ्री वैल्यूज हैं, द मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए बी एंड टू, ए बी एंड टू, तीन वैल्यू कौन कौन से हैं, ए बी एंड टू। इसका बोल रहा है मीन, मीन जो है वो कितना है 3, और स्टैंडर्ड डिवीजन 1। तो तीन वैल्यू, चलिए काम करते हैं, मैं सीधा बनाना चालू करता हूँ, इसको सॉल्व करना चालू करता हूँ। एक्स टेबल बना लेता हूँ मैं। एक्स टेबल में तीन वैल्यू रखता हूँ, कौन कौन से, ए बी और 2, ए बी और 2 ये तीन वैल्यू हैं एक्स टेबल में। ठीक, तो अगर अपन समेशन एक्स करेंगे, कॉमन सेंस की बात है, अगर अपन समेशन एक्स करते हैं तो समेशन एक्स जो हमारा मिलेगा, समेशन एक्स जो हमको मिलेगा ऑब्वियसली क्या मिलेगा, बहुत ही सिंपल है ना, a प्लस बी प्लस 2 मिलेगा। और तीन डेटा है, 1 2 और 3 डेटा है, तो मीन निकालना तो बड़ा आसान होता है। मीन का फंडा आप सबको पता है, मीन का लॉजिक पता है आप सबको, मीन क्या होता है पता है आप सबको। चलिए मीन भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मीन जो होता है वो होता है समेशन एक्स अपॉन एन, मीन होता है समेशन एक्स अपॉन एन। क्वेश्चन में लिखा गया है कि मीन 3 है, क्वेश्चन में दिया गया है कि मीन 3 है। समेशन एक्स मतलब यही हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2 और डिवाइडेड बाय कितने डेटा है, 3। तो यहाँ से देखो 3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 3 करोगे तो 9 आएगा, और उसके बाद 2 को शिफ्ट करोगे राइट साइड से लेफ्ट साइड तो 9 में -2 यानी 7 हो जाएगा। तो a प्लस बी हमको मिल जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू क्या मिलेगा, 7। चलिए ये अपन संभाल के रखते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 7, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो a प्लस बी इक्वल टू 7 ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। ये बड़े संभाल के रखिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है। अगला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें स्टैंडर्ड डिवीजन दिया गया है क्वेश्चन में दिया गया है स्टैंडर्ड डिवीजन का वैल्यू कितना दिया गया है, 1। फिर से भाई स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए मैं एक टेबल बनाता हूँ, एक्स स्क्वायर। मैंने कहा ना स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के दो फॉर्मूले हैं, मैं अभी तो फिलहाल एक फॉर्मूला जो प्रीफर कर रहा हूँ आप सबके लिए। तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो अगर आप इसको सम करें तो आपको समझ में आएगा कि समेशन एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है ये हमारे पास। तो एक समेशन एक्स है और एक समेशन एक्स स्क्वायर है। ओके, स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला मैं लगाता हूँ। स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला रूट ओवर, चलिए समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर, पता है सबको, अभी जस्ट ये फॉर्मूला यूज़ किए थे। स्टैंडर्ड डिवीजन हमको दिया गया है क्वेश्चन में 1, तो 1 इज इक्वल टू रूट ओवर समेशन एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय कितना है, n 3, 3 डेटा है ना हमारे पास, केवल 3 ही तो डेटा है, a b और 2, तो ये आ जाएगा माइनस मीन हमको दिया गया था 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। चलिए सबसे पहली बात तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये जो रूट है ये हट जाएगा, और लेफ्ट साइड में 1 है वो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 है उसकी जगह 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 26। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है भाई रूट हटा लेना स्क्वायरिंग करके, फिर ये 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये माइनस है तो -9 राइट साइड से लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो +9 हो जाएगा, तो 1 + 9 10 हो जाएगा। फिर ये 3 डिवाइडेड बाय 3 जो है उसको शिफ्ट करना, तो 10 और इंटू 3 30 हो जाएगा, 30 में से 4 माइनस करना, मतलब आप बस इस जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको आप लिखेंगे कॉपी में, समझ में आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस, चलिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 26 आ गया। लेकिन भाई हमको ना ही a पूछा है ना ही हमको b पूछा है, ना हमको बोला है फाइंड a ना बोला है फाइंड b। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, हमको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, क्वेश्चन लिखा है द वैल्यू ऑफ ए बी वुड बी, ए बी कितना होगा, क्वेश्चन बोला है ए बी कितना होगा, ए बी मतलब अलग अलग ए और बी नहीं बताना है हमको, ए और बी को मल्टीप्लाई करके बताना है। ओके, एक छोटा सा लॉजिक यहाँ लगाते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है भाई, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, 8 9 6 7 क्लास से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। चलिए तो a प्लस बी की जगह पे क्या रखेंगे, देखो ऊपर a प्लस बी क्या लाया था हमने, 7 ला के रखा हुआ था यहाँ पर a प्लस बी, ठीक है।
तो a प्लस बी की जगह पे हम रखते हैं 7, तो बन जाएगा 7 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे रखते हैं 26 प्लस 2 की जगह पे 2 और ए बी 2ab हो जाएगा ये। ठीक है, तो बस ये 49 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 26 इधर शिफ्ट कर लो तो -26 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी। ठीक है, तो 49 माइनस 26 करिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए तो ए बी आपको मिल जाएगा। ए बी का वैल्यू आपको मिलेगा 11.5 मिलेगा ए बी का वैल्यू। तो आंसर 11.5 आएगा, आंसर 11.5 आएगा, 100% आंसर 11.5 आएगा। देखते हैं ऑप्शन में 11.5 है क्या, नहीं है 11.5। देखिए फिर से एक बार और गड़बड़ी, मतलब हद हो गई। प्रिंटिंग मिस्टेक चलो 1 है 2 है 2 4 है, 100 क्वेश्चन में तो समझ में आता है, कितने क्वेश्चन हो गए, क्या 8 10 10 15 15 20 20 क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक। और फिर स्टूडेंट पता है मुझसे क्या पूछते हैं, ICAI प्लीज, मेंबर्स ऑफ ICAI, रेस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ ICAI, रेस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ ICAI, प्लीज सुनिए मेरी बात। स्टूडेंट मुझसे ये मॉक टेस्ट के बाद फोन कर करके पूछते हैं, सर फाइनल एग्जाम में अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, फाइनल एग्जाम में भी ऐसी प्रिंटिंग मिस्टेक वाले क्वेश्चन आएंगे तो क्या होगा, हमारा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब हमने आंसर लाया 11.5, 4 ऑप्शन में मैच नहीं किया तो हम तो पहले ही वही सोचेंगे कि गलती हमारी है, हम तो तुरंत दोष देंगे नहीं कि ICAI गलत है। हम क्या करेंगे फिर, हम पूरा वापस चेक करना चालू करेंगे अपने सॉल्यूशन को, कहाँ गलती हो गई, क्या हो गया, कैसा हो गया, फिर 11.5 आएगा। फिर भी टिक करने से पहले हम 50 बार सोचेंगे टिक करें कि नहीं करें, कहीं मार्क्स और माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग है तो और कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। तो प्लीज़ ICAI आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ इस टाइप की कमी को दूर करिए, और बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई हज़ारों लाखों स्टूडेंट का भविष्य आप सबके हाथ में है। तो A का वैल्यू 3, B का वैल्यू 5, C का वैल्यू 12। अब ये नहीं बोल सकते आप 11.5 के नियरेस्ट है 12 तो 12 को टिक कर दो, ये गलत लॉजिक है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मैं फिलहाल मान के चलूंगा कि आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों ऑप्शन वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई एक आंसर 4 ऑप्शन में से सही आंसर 11.5 बनाना चाहिए आपको। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, मुझे भी ऑब्वियसली मेरा गुस्सा भी जायज़ है आप सबसे, कहीं ना कहीं कोई मेरा पर्सनल कोई ये तो है नहीं कि आपसे मैं ये सब बोलूं, पर क्यों ना हो, इतने स्टूडेंट परेशान होते हैं और जब जब स्टूडेंट परेशान होते हैं मुझे परेशानी होती है। ओके, ध्यान दीजिए। तो अगला क्वेश्चन आते हैं, क्या लिखा है, इफ द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज 5y माइनस 3x इक्वल टू 10। तो चलिए इक्वेशन दिया गया है हमको 5y माइनस 3x इक्वल टू 10, ये इक्वेशन दिया गया है। एक काम करते हैं, इसको y अलग करते हैं इससे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस सी बोलते हैं कई लोग बोलते हैं, कोई टीचर पढ़ाते हुए बोलते हैं y इज इक्वल टू ax प्लस बी के फॉर्म में लाओ, एक ही मतलब है, y अलग करना है आपको इससे। तो y अलग करें तो आप लिखेंगे 5y इज इक्वल टू माइनस 3x को आप शिफ्ट करिए राइट साइड तो बनेगा 3x प्लस 10। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5x प्लस 10/5। मैं आपको बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू, मैंने कहा ना mx प्लस सी, कई लोग अपना अपना तरीका है, कई लोग mx प्लस सी से बोलते हैं कि इसको mx प्लस सी से कंपेयर करो, कई लोग बोलते हैं ax प्लस बी से कंपेयर करो, जो भी बोले। आपको y अलग करने के बाद आपको ये दिखेगा कि m का वैल्यू यानी x का कोफिशिएंट कौन आया, x का कोफिशिएंट कितना आया 3/5, x का कोफिशिएंट आया 3/5, x का कोफिशिएंट 3/5 आया, ये मुझे पता चला कि x का कोफिशिएंट 3/5 आया। ओके, तो ये x का कोफिशिएंट आपका 3/5 आ गया, m का वैल्यू 3/5 आया। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है। मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ x इज 12, x का मीन डिवीजन 12 है, देन फाइंड द मीन डिवीजन ऑफ y अबाउट मीन। तो दोनों अबाउट मीन है वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x का मीन डिवीजन दिया है, आपको y का मीन डिवीजन निकालना है। तो एक आप फंडा याद रखिएगा सारे स्टूडेंट, मीन डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू m का मॉड। अगर मैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करूंगा तो मैं m बोलूंगा, x के कोफिशिएंट को मैं m बोलूंगा, m का मॉड इनटू मीन डेविएशन ऑफ x। तो मीन डिवीजन ऑफ y इज इक्वल टू m का मॉड इनटू मीन डिवीजन ऑफ x, मीन डिवीजन ऑफ y इज इक्वल टू m का मॉड इनटू मीन डिवीजन ऑफ x। ओके, तो हमें निकालना था मीन डिवीजन ऑफ y, अबाउट मीन है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, अबाउट मीन है ठीक है। मीन डिवीजन ऑफ y इज इक्वल टू m का मॉड मतलब 3/5 का मॉड, मॉड मतलब ये दो लाइन जो अपन खींचते हैं जो निगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, दैट इज मैग्नीट्यूड हम लेते हैं। मीन डिवीजन ऑफ x कितना दिया गया है क्वेश्चन में 12, मीन डिवीजन ऑफ x क्वेश्चन में 12 दिया गया है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 12
तो चलिए 3/5 ऑलरेडी पॉजिटिव था तो उसका मॉड भी पॉजिटिव आएगा, 3/5 इंटू 12 कर लेते हैं। इसका आंसर देखें तो क्या आ रहा है 7.2। अगर कैलकुलेट करें तो 7.2 आएगा। देखते हैं 7.2 आंसर। अब तो मुझे भी थोड़ा आंसर देखने में डर लगने लगा है। ओके 7.2, थैंक गॉड है आंसर 7.2। चलिए तो 7.2 सही आंसर, इसका सी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है जिसके बारे में एक जल्दी से डिस्कशन मैं कर देता हूँ आप सबके लिए। 75 क्वेश्चन लिखा है, विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, सारे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मैं कहूँगा ये जो है सारे डेटा पे डिपेंड करता है, और मीन डेविएशन क्योंकि इसमें मीन यूज़ हो रहा है। देखिए मीन डेविएशन मतलब मीन का रोल है, और मीन कैसे निकालते हैं, सारे डेटा का यूज़ करके सारे डेटा को ऐड करते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर भी याद करो मीन आता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी बिल्कुल ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्शन है जिसमें जो सारे डेटा पे बेस्ड रहता है, सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड रहता है। मीन डिवीजन भी सारे ऑब्जर्वेशन, क्वार्टाइल डिवीजन बोल सकते हो कि सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं रहता है, क्योंकि ये क्वार्टाइल डिवीजन मतलब Q3 Q1 मतलब जो मिडिल वैल्यूज हैं, क्यों क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल के पास का वैल्यू, यानी केवल फर्स्ट क्वार्टाइल पे बेस्ड है, थर्ड क्वार्टाइल पे बेस्ड है, तो अपन बोल सकते हैं ये पोजिशनल है। एक्चुअली क्वार्टाइल डिवीजन मतलब क्वार्टाइल जो होते हैं ये पोजिशनल वैल्यूज होते हैं, पर्टिकुलर पोजिशन को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, सारे ऑब्जर्वेशन को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। जैसे बहुत सारे डेटा दिए गए, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेटास दिए गए। अब बोले कि मीडियन निकालो, तो भाई 4 लेफ्ट साइड 4 राइट साइड, बीच वाले डेटा को मीडियन बोलते हैं अपन। तो अपन मान के चलते हैं कि क्वार्टाइल डिवीजन जो रहता है वो ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्शन है जो कि सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं रहता है। तो भाई स्टैंडर्ड डिवीजन और मीन डिवीजन इसका सही आंसर होना चाहिए। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। स्टैंडर्ड डिवीजन एंड मीन डिवीजन दोनों ऐसे मेजर ऑफ डिस्पर्शन हैं जो कि सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड रहते हैं, सारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कैलकुलेटेड रहते हैं। ओके एक चलिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन यहाँ से चालू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 76 से। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा कैसा क्वेश्चन है। एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, ध्यान से दीजिए देखिएगा क्वेश्चन, थोड़ा स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट प्रेडिक्ट्स दैट द ऑड अगेंस्ट द प्राइस, देखो वर्डिंग्स देखिए ध्यान से, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑड अगेंस्ट। ऑड अगेंस्ट द प्राइस ऑफ अ सर्टेन स्टॉक गोइंग अप, किसी स्टॉक का प्राइस अप होगा उसके लिए ऑड अगेंस्ट है 2:1। एक काम करते हैं, बनाते हैं, मैं लिखता हूं ऐसे, ऑड अगेंस्ट द प्राइस ऑफ अ सर्टेन स्टॉक, प्राइस ऑफ स्टॉक गोइंग अप, प्राइस ऑफ स्टॉक जो है गोइंग अप, उसके लिए ऑड अगेंस्ट दिया गया। कितना दिया गया, 2:1। और आप सबको पता है कि जब भी ऑड अगेंस्ट वर्ड आएगा तो जो रेशियो दिया जाता है उसको हम B/A से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और देखते हैं, आगे की सेंटेंस को देखते हैं। एंड ऑड आर इन फेवर, ऑड इन फेवर की बात हो रही है। द प्राइस रिमेनिंग द सेम, मतलब उस चीज की प्राइस सेम रहेगी, इस बात के लिए ऑड इन फेवर दिया गया है। तो ऑड इन फेवर मैं लिख दूं, ऑड इन फेवर किस चीज के लिए, ऑड इन फेवर द प्राइस रिमेन सेम, प्राइस रिमेनिंग सेम, इस चीज के लिए ये रेशियो दिया गया 1:3। तो बिकॉज ऑफ ये ऑड इन फेवर है तो इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, A/B से। तो सारे स्टूडेंट मेरा जो वीडियो देख रहे हैं अच्छे से समझ जाइए, जब भी ऑड अगेंस्ट वर्ड आएगा तो जो रेशियो दिया जाता है उसको B/A से कंपेयर करते हैं, और जब भी ऑड इन फेवर वर्ड आता है तो जो रेशियो दिया जाता है उसको A/B से कंपेयर करते हैं। पहली बात तो ये आप ध्यान से समझ जाइए। ओके तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, कि प्राइस ऑफ द स्टॉक, प्राइस जो है गोइंग अप, प्राइस ऑफ द स्टॉक जो है गोइंग अप। इसके लिए फॉर्मूला जो अपन लिखते हैं A/A+B लिखते हैं, मतलब A/A+B मतलब 1/1+2, 1/1+2 मतलब 1/3। मतलब
उस स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी, गोइंग अप, उस स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी, उसकी प्रॉपर्टी आएगी 1/3। और उस स्टॉक की प्राइस, देखो मैं कैसा लिख रहा हूँ, गोइंग अप बार मतलब नहीं बढ़ेगी, पर नहीं बढ़ेगी का मतलब ये नहीं बोलना घटेगी, नहीं बढ़ेगी का मतलब ये नहीं निकालना कि प्राइस घटेगी, नहीं बढ़ेगी का मतलब दो केस है, या तो प्राइस कम होगी या तो प्राइस सेम रहेगी। तो फिलहाल उसको मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्राइस कम होगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्राइस सेम रहेगी, मैं बोल रहा हूं प्राइस नहीं बढ़ेगी। तो प्राइस बढ़ेगी उसकी प्रॉपर्टी आया 1/3, प्राइस नहीं बढ़ेगी उसकी प्रोबेबिलिटी आया B/A+B का मतलब 2/3। तो मैं आपके लिए दो वर्ड वो यूज कर रहा हूं, प्राइस बढ़ेगी और प्राइस नहीं बढ़ेगी। प्लीज प्राइस नहीं बढ़ेगी का ये मीनिंग मत निकालना कि प्राइस कम होगी, प्राइस नहीं बढ़ेगा का दो मीनिंग निकलता है, या तो प्राइस कम होगी या तो प्राइस सेम रहेगी। तो यहां पर बेटर क्या होगा, ये लिखना कि प्राइस बढ़ेगी और या तो प्राइस नहीं बढ़ेगी। इधर आते हैं, चलिए इस पे आते हैं। इसमें भी वैसे ही मैं बोलूंगा कि प्राइस सेम रहेगा, प्राइस सेम रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी A/A+B, प्राइस रिमेन सेम उसकी प्रॉपर्टी A/A+B, तो A/A+B के हिसाब से 1/1+3 यानी 1/4। प्राइस सेम रहेगा उसकी प्रॉपर्टी 1/4, तो प्राइस सेम नहीं रहेगा, प्राइस सेम नहीं रहेगा की प्रोबेबिलिटी B/A+B, और प्राइस सेम नहीं रहेगा उसकी प्रॉपर्टी 3/4। तो प्राइस सेम नहीं रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4, प्राइस सेम नहीं रहेगा उसकी प्रॉपर्टी 3/4, प्राइस सेम नहीं रहेगा उसकी प्रॉपर्टी 3/4। प्राइस सेम नहीं रहेगा में भी दो केस, या तो प्राइस बढ़ा होगा या तो कम हुआ रहेगा। तो याद रखना बेटर वर्ड क्या है, एक तो प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस रिमेन सेम इज 1/4 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस नॉट रिमेन्स द सेम इज 3/4। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछा है ये देखिए, क्या लिखा है। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा बनाया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस ऑफ द स्टॉक विल गो डाउन। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि स्टॉक की प्राइस जो है वो कम हुई है। यार एक बात बताइए, अगर आपके पास कोई स्टॉक है तो उसकी प्राइस से रिलेटेड क्या क्या केसेस हो सकते हैं। मैं बोल रहा हूं अगर आपके पास कोई स्टॉक है ना तो उसके पास उसके प्राइस से रिलेटेड तीन ही केस हो सकते हैं। क्या बताऊं, या तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, या तो उसकी प्राइस कम होगी, या तो उसकी प्राइस रिमेन सेम रहेगी। सोच के बताओ, 5 सेकंड सोच लो, 10 सेकंड सोच लो, क्या इसके अलावा और कोई केस हो सकता है किसी स्टॉक के लिए। दुनिया का कोई भी चीज़ का स्टॉक हो, तीन ही केस होता है उसके लिए, या तो उसकी प्राइस बढ़ेगी फ्यूचर में, आज या कल या परसों या कुछ दिन बाद या कुछ घंटे बाद या कुछ सेकंड बाद, या तो बढ़ेगा या तो कम होगा या तो सेम रहेगा। उसके अलावा और क्या केस होगा, नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रोबेबिलिटी में टोटल तीन केस होते हैं, या तो प्राइस बढ़ेगी प्लस, या तो प्राइस कम होगी प्लस, या तो प्राइस क्या रहेगा सेम, दैट इज अनचेंज, नो चेंज। तीन ही तो केस हो सकता है, या तो प्राइस बढ़ेगा या तो प्राइस कम होगा या तो प्राइस सेम रहेगा। टोटल प्रॉपर्टी इन्हीं तीनों में से तो कुछ आएगा, तीनों की प्रॉपर्टी को सम करोगे तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा भाई। प्राइस, इस स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी उसकी प्रोबेबिलिटी, या उस स्टॉक की प्राइस कम होगी उसकी प्रॉपर्टी, या उस स्टॉक की प्राइस सेम रहेगी उसकी प्रॉपर्टी, तीनों का सम 1 आएगा, क्योंकि 1 का मतलब 100%, मतलब इन्हीं में से तो कुछ होना है। ओके, स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी तो ये वाला लेंगे अपन, गोइंग अप। गोइंग अप मतलब उस स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी, तो उस स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी उसकी प्रॉपर्टी कितनी है 1/3, तो 1/3 प्लस उस स्टॉक की प्राइस डाउन होगी, कम होगी, यही तो हमको फाइंड करना है, तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन निकालना है, प्लस उस स्टॉक की प्राइस सेम रहेगी, उस स्टॉक की प्राइस सेम रहेगी मतलब नो चेंज, नो चेंज। कहीं पर है क्या, यस, ये देखिए प्राइस सेम, सेम सेम, उस स्टॉक की प्राइस सेम रहेगी, उस बात की प्रॉपर्टी कितनी है 1/4, तो यहां लिखोगे 1/4। तो तीन ही तो चीज होगा, या तो प्राइस बढ़ेगा या प्राइस कम होगा या प्राइस सेम रहेगा, तीनों का प्रॉपर्टी का सम 1 आएगा। तो भैया 1 माइनस 1/3 माइनस 1/4 करोगे तो प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस ऑफ द स्टॉक गो डाउन निकल जाएगा। तो बताइए, सॉल्व करिए इसको, एलसीएम 12 आएगा,
ऊपर आएगा 12 माइनस 4 माइनस 3 यानी 12 माइनस 5/12 आंसर। तो प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस ऑफ द स्टॉक गो डाउन इज आंसर 5/12। तो ये 5/12 आंसर आएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ने तुरंत आईसीआई का मॉक टेस्ट होने के बाद मुझसे डाउट पूछा था, तो ये सॉल्यूशन आप सबके पास आ गया है। ठीक है, तो उस समय तो बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने बताया भी था, लेकिन अब कितने को बताएं बार बार। तो आंसर इसका आएगा 5/12, सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। अ पेयर ऑफ डाइस रोल्ड, एक डाइस के पेयर को अपन रोल करते हैं। पेयर ऑफ डाइस मतलब टोटल केस कितने आएंगे? 36 केसेस आएंगे ना, टोटल 36 केसेस आएंगे। अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड मतलब 36 केसेस आएंगे। सबको पता है 36 केस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये 36 केस में बोल के भी बता दिया, मेरे तरफ से कहीं कोई कमी नहीं, कहीं कोई कंजूसी नहीं आपको पढ़ाने के लिए। ये 36 केस हैं। क्या बोल रहा है? इफ द सम ऑफ द 2 डाइस इज 9, अगर बता दिया जाए कि 2 डाइस का सम क्या है? 9 है। चलो भाई सम 9 कौन कौन से केस में होते हैं देखे जरा। सम 9 बताएं, सम 9 कब आएगा? सम 9 बताते हैं क्या क्या आएगा। एक आएगा 3 6, अगर एक डाइस में 3 आ रहा है और एक डाइस में 6 आ रहा है तो सम 9 का केस है। सम 9 इसमें है। ओके, 3 6 के बाद आ जाएगा आपका 6 3 भी आएगा ऑब्वियसली। 3 6 और 6 3 अलग अलग मानेंगे। 4 5, एक आएगा 5 4। और बताइए कुछ आ सकता है क्या? 2 7 तो होता नहीं, डाइस में 7 तो आता नहीं। तो भैया 4 ही केस ऐसे होंगे, 4 केस ऐसे होंगे जिसमें सम 9 आता है। लेकिन क्या बोला है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द डाइस शोड 3, वन ऑफ द डाइस, कोई एक डाइस जो है 3 शो करे। तो 4 केस में कितने केस ऐसे हैं जिसमें एक डाइस में 3 नजर आ रहा है? 4 केस में कितने केस ऐसे हैं जिसमें किसी एक डाइस में 3 नजर आ रहा है? 4 केस में 2 केस ऐसे हैं। इस 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 4 केस में 2 केस ऐसे हैं जिसमें किसी एक डाइस में नंबर 3 नजर आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी बनेगा 2/4। मैंने कहा ना 4 केस में 2 केस ऐसे हैं। 4 केस ऐसे हैं जिसमें सम 9 है, इसलिए हमको 36 केस से मतलब नहीं, हमको तो केवल उन्हीं केस से मतलब है जिसमें सम क्या था? 9। अब उस सम 9 वाले के अंदर हमको प्रॉपर्टी ढूंढना था कि कितने केसेस ऐसे हैं जिसमें किसी 2 डाइस में नंबर 3 नजर आ रहा है। तो ये 2 कौन कौन सा केस हुआ समझ में आया? 3 6 एंड 6 3। और ये 4 केस कौन कौन से हुए समझ में आया? 3 6 6 3 और 4 5 और 5 4। ये 4 केस हुए। तो 4 केस में से ये 2 केस ऐसे हैं, तो आंसर आ जाएगा 2/4, दैट इज आंसर आ जाएगा 1/2। 1/2 इसका सही आंसर ऑप्शन सी इसका सही आंसर होना चाहिए। देखें वह सी ऑप्शन, मुझे याद आ रहा था शायद 1/2, यस ऑप्शन सी में है 1/2। देख लीजिए आप सारे स्टूडेंट, आंसर सी 1/2 आंसर इसका आएगा। ओके, तो ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 78 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन लिखो, क्या लिखा हुआ है? द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ द फेलियर इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन वॉज 30। मतलब कोई एग्जाम है 30% फेल होते हैं। तो भाई फेल को मैं सपोज क्यू से रिप्रेजेंट करता हूं। आप बोलेंगे क्यों? क्यू को क्यों से रिप्रेजेंट किए? क्यों सर? मर्जी है, आप पी से करो, किसी से भी क्यों। तो 0.3 30% लिखा ना। दी ओवरऑल परसेंटेज 30 है, तो परसेंटेज 30 मतलब 0.3 बोल सकते हो। 0.3 फेल होने वाले लोगों की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, पास होने वाले को मैं पी से रिप्रेजेंट करूंगा तो कितना आएगा? 0.7। 70% लोग पास होते हैं। भाई 30% फेल होते हैं तो 70% पास होते हैं। अब उसमें ये मत सोचना सर कोई सप्ली आ गया तो ऐसा और वैसा, नहीं भैया, कोई सप्लीमेंट्री नहीं होता है। अपने सीए फाउंडेशन की बात करो, सप्लीमेंट्री नहीं होता है। 4 सब्जेक्ट में किसी एक में भी फेल तो फेल है।
ठीक, तो भैया पास होने की प्रॉपर्टी 0.7 क्या लिखा है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 6 कैंडिडेट, टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, n इक्वल टू 6, 6 लोग में से एटलीस्ट 4 पास द एग्जाम, यानी r कम से कम होना चाहिए 4 पास हो जाए या पास हो जाए या 6 हो जाए, तो r इक्वल टू 4 5 6। पता है क्वेश्चन पढ़ के तुरंत दिमाग में आ गया, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, बायनोमियल का क्वेश्चन है, तो बायनोमियल का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है NCR इंटू पी टू द पावर आर इंटू क्यू टू द पावर n माइनस आर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। यहाँ फॉर्मूला 3 बार लगाना पड़ेगा, कब, एक बार r 4 लेकर के, एक बार r 5 लेकर के और एक बार r 6 लेकर के, 3 बार लगाना पड़ेगा और फिर सम करना पड़ेगा। मैं करके बताता हूँ आप सबको, कोई कंजूसी नहीं मेरी तरफ से, आपको कंजूसी करना है आप करिए, मैं नहीं कर सकता। चलिए देखिए क्या होगा इसमें, फिर ध्यान दीजिएगा। प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला लगाते हैं, चलिए ध्यान से, मैं पूरा फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं आपको। टोटल 6 लोग हैं तो 6C4 यानी 6 में कितने पास, 4, 6 में कितने पास हो रहे हैं भाई, 4 लोग पास हो रहे हैं। 6C4 P आया 0.7, 0.7 यानी पास होने वाले कितने 4, और 0.3 यानी फेल होने वाले, 0.3 फेल होने वालों की प्रोबेबिलिटी यानी 6 माइनस 2, 6 माइनस 4 प्लस एक बार और 6C5 0.7 का पावर 5 और 0.3 का पावर 6 माइनस 5, फिर प्लस एक आ जाएगा 66 0.7 का पावर 6 और एक आ जाएगा आपका 0.3 का पावर 6 माइनस 6। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तीनों केसेस, तो मैं आप सबको बता दूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करके दे ही दूं, ताकि आप सब लोग जब कैलकुलेट करें तो थोड़ा देखें क्या मैच करा पाते हैं, वैल्यू मैच होता है कि नहीं। देखिए पहला आ जाएगा 6C4, पता हूँ 6C4 का वैल्यू जो होता है ना, 6C4 का वैल्यू होता है, आप कैलकुलेट करेंगे तो 6C4 इज इक्विवेलेंट टू 62 दैट इज, ये आएगा 15 आएगा। 0.7 का पावर 4 करिए तो 0.7 का पावर 4 अगर आप करते हैं तो 0.2401 मिलेगा। 0.3 का पावर 2 हो जाएगा तो 0.3 का पावर 2 मतलब 0.09 हो जाएगा, प्लस दूसरा पार्ट 65, चलिए 65 की बात करता हूं मैं, तो 65 का मतलब 6 हो जाएगा, और 0.7 का पावर 5 अगर आप करते हैं तो 0.7 का पावर 5 मतलब 0.16807 आएगा। कैलकुलेट करिएगा, सबके पास कैलकुलेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.3 का पावर 1 हो जाएगा तो 0.3 का पावर 1 मतलब 0.3 आएगा, प्लस 66, ये है 66 है तो 66 का वैल्यू कितना होता है 1, और 0.7 का पावर 6 तो 0.7 का पावर 6 मतलब 0 पॉइंट हो जाएगा 117649, और ये 0.3 का पावर 6 माइनस 6 मतलब 0.3 का पावर 0, 0.3 का पावर 0 मतलब 1, किसी भी चीज़ का पावर 0 मतलब 1 होता है। अगर आप इस सबको कैलकुलेट करें, चलिए बहुत कैलकुलेट करके दे दिया भाई मैं आप सबको, बहुत लिख करके दे दिया, तो आपको एक कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो 0.324135 मिलेगा पहला वैल्यू। पहला वैल्यू मतलब कौन सा बताऊं, ये वाला हिस्सा, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको, ये वाला हिस्सा ये मिलेगा। प्लस की बात करते हैं, 6 इंटू 0.16807 इंटू 0.3 अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा 0.302526 मिलेगा। ये कैलकुलेट आप करके देखिएगा, मुझे लग रहा है मेरे से गलती तो नहीं हो रही है, फिर भी कभी हो जाता है हड़बड़ी में गलती, बट मुझे लग रहा है कि मैं सही कैलकुलेट कर रहा हूँ आप सबके लिए। प्लस ये तो वही है 0.117649, 0.117649 सेम लिखना है, क्योंकि इंटू वन तो कोई मतलब नहीं। तो मुझे लग रहा है मैं तो बहुत एक्यूरेट कैलकुलेट कर रहा हूँ आप सबके लिए। थोड़ी बहुत गलती हुई होगी तो आप चेक कर लीजिएगा, वैसे धोखे से अगर हो गया होगा तो, वैसे तो नहीं हुआ होगा गलती, मुझे ऐसा लगता है। आप तीनों को सम करेंगे तो आपको मिलेगा 0.74431 ये मेरा आंसर आ रहा है। अगर मुझसे कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है कैलकुलेशन में तो, अगर छोटा मोटा मिस्टेक हुआ होगा, मुझसे गलती हो गई होगी तो माफ़ करिएगा और सही कैलकुलेट कर लीजिएगा। वैसे तो सही है यार, फिर से देखो थोड़ा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, लेकिन थोड़ा सा इसमें देखो फिर से गड़बड़ आ रहा है। इसमें देखो क्या लिखा, मेरा आंसर जो आया वो आया 0.74431 और ये लिख रहा है 7 मेरा आंसर आया 0.74431 और इसका आंसर है 0.7
सिंगल 4731 ऐसा टाइप का। तो ये तो या तो ऐसा हो सकता है कि मेरे से छोटा मोटा कुछ कैलकुलेशन में गलती हो गया होगा, उम्मीद तो कम है कि मेरे से गलती हुआ होगा, मैं बहुत सावधानी से किया हूँ पूरा कैलकुलेशन, और चांसेस इस बात के फिर से बन रहे हैं कि ये शायद जो ऑप्शन लिखा हुआ है ये एक्यूरेट नहीं लिखा हुआ है। तो जो भी होगा आंसर ऑप्शन ए फिर भी दिख रहा है, क्योंकि बाकी तो देखो ये 0.75 हो गया है, 0.76 हो गया है, 0.72 हो गया है, अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट भी मैच करे तो 0.74 तो मैच हो ही रहा है। तो मैं आंसर ए सही मानूंगा, मैं नहीं बोलूंगा इस बार कि आईसीआई पूरा गलत है फिर आंसर गलत दे दिया, क्योंकि फिलहाल मे बी कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई थोड़ा बहुत मेरे से गलती हो गया होगा, हालांकि नहीं हुआ है मेरे से गलती ऐसा मुझे लगता है, फिर भी चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए 79 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर टोटल्स ऑफ 7 और 11, मतलब जैसे व्हेन द पेयर ऑफ डाइस इज टॉस, तो पेयर ऑफ डाइस मतलब 36 केस हो गए, 36 केस में ये बोल रहा है कि सम 7 नहीं आना चाहिए, नाइदर सम 7 नॉर 11, मतलब 7 और 11 सम नहीं आना चाहिए। तो कितने केस ऐसे होते हैं जिसमें सम 7 और सम 11 आता है, देखें जरा। सम 7 थोड़ा मैं बनाऊं करके, देखें जरा सम 7 कितने केस में होता है, 1 6 यानी अगर एक डाइस में 1 आए और एक डाइस में 6 आए तो सम 7 हो जाएगा। 2 5, ओके 2 5, उसके बाद 3 4, उसके बाद आ जाएगा 4 3 के बाद आ जाएगा 5 2, और 5 2 के बाद एक केस और आएगा 6 1 या 6 1 एक केस और है। और सम 11 देखें जरा, सम 11 कितने केस में आ रहा है, देखें जरा सम 11 देखें जरा, सम 11 आ रहा है 2 केस में आएगा, 5 6 और एक 6 5, 2 ही केस में आएगा। तो टोटल इतनी सारी चीजें जो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हमको प्रॉपर्टी निकालना था नाइदर टोटल, नाइदर वर्ड है यहाँ पर, नाइदर टोटल 7 और 11, मतलब सम 7 या 11 नहीं आना चाहिए। तो सम 7 या 11 नहीं आना चाहिए का मतलब यह है कि कितने केस, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 केस ऐसे हैं, 36 केस में 8 केस ऐसे हैं जिसमें सम 7 या 11 है, तो हमको ये नहीं चाहिए था। तो प्रोबेबिलिटी हमारा आंसर आएगा 36 केस में से ये 8 केस हमको नहीं चाहिए था, डिवाइड बाय 36। तो 36 केस में ये वाले 8 केसेस हमको हटाने हैं, तो इसलिए मैंने 36 - 8 कर दिया है। तो 36 केस में 8 केस मतलब कौन से, 28 केस, 28 डिवाइड बाय 36 से सही आंसर होगा। 28 डिवाइड बाय 36 का मतलब 7/9 बोल सकते हो आप, 4 से कट करोगे तो आंसर 7/9 सही आंसर है। देखो आई थिंक सो ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए 7/9, यस 7/9 सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट अ लीप ईयर, रेगुलर क्लास के वीडियो लेक्चर में लीप ईयर से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बहुत करवाए हैं, और लीप ईयर वाला क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन रहता है, ये हर जगह अक्सर देखने को मिल जाता है। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं भाई, लीप ईयर में होते हैं आपके 366 डेज होते हैं। अच्छा 7 डेज इंटू 52 वीक्स अगर करते हो आप, तो 7 डेज इंटू 52 वीक्स यानी 364 डेज तो निकल गए साल के 364 दिन निकल गए, और साल के 364 दिन निकल गए, इसका मतलब ये हुआ कि 52 वीक्स तो कंप्लीट हो गया। 52 वीक्स कंप्लीट हुआ मतलब मंडे 52 टाइम्स पढ़ चुका, ट्यूसडे 52 टाइम्स पढ़ चुका, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे एवरी डे 52 टाइम्स तो आ ही गया है। लेकिन लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो लास्ट 2 डेज जो हैं आपके, आखिरी के जो 2 दिन है, लास्ट 2 डेज, मैं आपको अगर बोल के बताऊं तो ऐसा बोल सकते हो 30 दिसंबर उस लीप ईयर का आखिरी 2 दिन, और एक 31 दिसंबर, ये 2 दिन जो है आखिरी के जो 2 दिन है लीप ईयर के। अब सारा कुछ इसी पे डिपेंड करेगा कि ये आखिरी के 2 दिन क्या हो सकते हैं। तो आखिरी के 2 दिन टोटल केसेस देखें तो क्या हो सकते हैं, ये आखिरी के 2 दिन क्या हो सकते हैं, या हो सकता है मंडे ट्यूसडे, या हो सकता है ट्यूसडे वेनसडे, या वेनसडे थर्सडे, या हो सकता है थर्सडे फ्राइडे, या हो सकता है फ्राइडे सैटरडे, या हो सकता है सैटरडे संडे, और या फिर हो सकता है संडे मंडे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 केसेस हो सकते हैं। आखिरी के जो 2 दिन है ना, ये जो आखिरी के 2 दिन है 30 दिसंबर और 31 दिसंबर, ये सातों में से ही कुछ होगा। अब ये नहीं बोलना सर आखिरी का 2 दिन ऐसा भी तो हो सकता है, एक मंडे और एक वेडनेसडे, वही मंडे और वेडनेसडे हो ही नहीं सकता क्या, कभी ऐसा होता है दुनिया में कि एक मंडे के बाद डायरेक्ट वेडनेसडे पड़ जाए, नहीं।
तो मंडे ट्यूसडे, भैया आखिरी का 2 दिन है, मंडे ट्यूसडे पड़ेगा या ट्यूसडे वेडनेसडे पड़ेगा या वेडनेसडे थर्सडे पड़ेगा या थर्सडे फ्राइडे पड़ेगा या फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे या संडे मंडे पड़ेगा। 52 टाइम्स संडे मुझे मिल चुका है इस 52 वीक्स में, मुझे 52 टाइम्स ऑफ संडे 52 टाइम्स ऑफ मंडे दोनों मिल चुका है। मुझे बोला गया है क्वेश्चन में 53 संडे या 53 मंडे मेरे को चाहिए, 53 संडे या 53 मंडे। तो एक बात बताओ, इसमें से कौन सा डे, कौन सा पेयर ऑफ डे आएगा जिससे मेरे को एक एक्स्ट्रा मंडे या एक्स्ट्रा संडे मिल जाएगा या दोनों एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर वो आखिरी का 2 दिन मंडे ट्यूसडे पड़ा तो देखो मेरे को एक 53 एक और एक्स्ट्रा मंडे मिल गया, मतलब मैं शर्त जीत जाऊंगा, मतलब ये मेरा जो क्वेश्चन उसका कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। आखिरी का 2 दिन अगर सैटरडे संडे में से कोई पड़ा तो देखो मेरे को एक संडे एक्स्ट्रा मिल गया, 53 संडे मिल जाएगा। अगर आखिरी का 2 दिन संडे मंडे पड़ गया तो वेल एंड गुड है, तो फिर तो ऐसा हो गया कि मेरे को एक संडे भी एक्स्ट्रा मिल गया, एक मंडे भी एक्स्ट्रा मिल गया। तो इस आपको दिख रहा है कि 7 केसेस में से 3 केस ऐसे हैं जब मुझे एक एक्स्ट्रा 53rd संडे मिल रहा है या 53rd मंडे मिल रहा है या दोनों मिल रहा है। तो 3/7 इसका सही आंसर होगा, सही आंसर 3/7 आएगा इसका। देखते हैं आंसर 3/7 3/7 ओके 3/7 ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 3/7। पर आपको फिर से एक बात और बता दूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है मॉक टेस्ट के बाद कितने स्टूडेंट मेरे को फ़ोन मैसेज कर करके बार बार वही बात करते थे कि सर आईसीआई का मॉक टेस्ट में जो आंसर आया है वो तो 4/7 दिया है, पर आंसर तो 3/7 होना चाहिए। तो मैं फिर से कहूँगा कि इसका आंसर 4/7 नहीं होगा। अगर आईसीआई के मॉक टेस्ट ने आईसीआई ने इसका जो रिजल्ट इसका जो आंसर डिक्लेयर किया है अगर उसमें 4/7 है तो बिल्कुल गलत है, 3/7 आंसर आएगा। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 81 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन ऐसा है हमारे पास, पी ए हमको दिया गया है, पी ए का वैल्यू कितना दिया गया है 1/4, पी बी दिया गया है 1/3 और पी ए यूनियन बी दिया गया है 1/2, पी ए यूनियन बी दिया गया है 1/2। आपको पी बी बाई ए निकालना है। तो एक काम करते हैं, चलिए ध्यान समझिएगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। पहले एक फॉर्मूला लगा लेता हूं मैं, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है आप सबको पता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी कितना दिया है 1/2 दिया गया है। पी ए का वैल्यू कितना दिया गया है 1/4 दिया गया है। पी बी का वैल्यू 1/3 दिया गया है और पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया गया है, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके पी ए इंटरसेक्शन बी देखिए निगेटिव है, राइट साइड लेफ्ट साइड पे आएगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके इधर का एक काम करते हैं, 1/4 मैंने कॉपी पेस्ट किया, 1/3 मैंने कॉपी पेस्ट किया, ये जो 1/2 है लेफ्ट साइड में उसको मैं राइट साइड भेजता हूँ तो -1/2 कर लेंगे। तो मेरे को पी ए इंटरसेक्शन बी मिल गया। पी ए इंटरसेक्शन बी अगर आप इसको सॉल्व करें एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 3 + 4 - 6 दैट इज 1/12 हो जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी आपको मिलेगा 1/12, पी ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा आपको 1/12 मिलेगा। पर हमको पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं पूछा था भाई, हमको पूछा गया था पी बी बाई ए, तो पी बी बाई ए निकालना है। ओके पी बी बाई ए आप सबको एक फॉर्मूला पता होगा, मैं बता देता हूँ, नहीं तो पी बी बाई ए के लिए आप लिखते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ए। तो ये आपको फॉर्मूला लगाना है। चलिए पी ए बाई बी कितना आया है 1/12 आया है, 1/12 डिवाइडेड बाय पी ए इंटरसेक्शन बी तो हो गया। पी ए का वैल्यू कितना दिया गया था, पी ए का वैल्यू दिया गया था 1/4। ओके 1/4 दिया गया था क्वेश्चन में, तो 1/4 करोगे तो ये आप लिखोगे 1/12 इंटू 4/1 हो जाएगा और 4 और 12 कटेगा तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा आपको आंसर, 1/3 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो 1/3 इसका सही आंसर आ जाएगा 1/3, ये इसका सही आंसर है 1/3। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया गया है 1/3, ऑप्शन डी दिया गया है इसका सही आंसर, यस ऑप्शन डी है 1/3, यस ऑप्शन डी 1/3 इसका सही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। फिर से एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं अपन। ओके 82 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 बोला है, एटलीस्ट नहीं बोला है, एटमोस्ट नहीं बोला है, एग्जैक्टली 2 हेड इन द 7 टॉसेस ऑफ अ फेयर क्वाइन। एक क्वाइन को कितनी बार थ्रो कर रहे हो आप, 7 बार थ्रो कर रहे हो, 7 में से एग्जैक्टली 2 बार क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए।
क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे तो क्लियर हो रहा है दिमाग में, मुझे बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है, मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन पढ़ते ही कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। एक काम करते हैं यार, एक बात बताओ, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2। ऑब्वियसली किसी भी अटेम्प्ट में, किसी भी ट्रायल में, किसी भी थ्रो में जब किसी कॉइन को थ्रो करते हो तो हेड आने की प्रॉपर्टी 1/2 होती है, और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है। तो पी और क्यू दोनों लिख दूं मैं। एन कितने बार आप कॉइन को टॉस कर रहे हो? 7 बार, तो एन इक्वल टू 7 आ जाएगा। एग्जैक्टली 2 हेड बोला गया है तो आर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। चलिए, थैंक गॉड एग्जैक्टली है, अगर एटलीस्ट एटमोस्ट होता तो आर के और भी केसेस आते। मुझे तो पढ़ते समय समझ में आ रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है? बस पढ़ने से और मेहनत करने से पता चलेगा, कोई जवाब है नहीं इसका। जब मैं भी स्टूडेंट था तो मैं भी अपने टीचर से ऐसा पूछता था कि सर लिखा तो नहीं है इसमें बाइनोमियल है, आपको कैसे पता चला? तो भैया कई बार लिखा रहता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, कि ये पॉइजन है क्वेश्चन में, लेकिन नहीं तो फिर अपने को भाई ये पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, बहुत आसान है ये चीज़ समझना, इसका कोई पर्टिकुलर जवाब नहीं है मेरे को। ओके, तो प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंडा लगाएं तो क्या फॉर्मूला होता है? एन सी आर पी टू दी पावर आर क्यू टू दी पावर एन माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है आपके पास प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा एन सी आर मतलब हो जाएगा 7c2, पी यानी 1/2, 1/2 का पावर 2, क्यू का मतलब 1/2 और 1/2 का पावर 7 माइनस 2। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपको बनेगा इस तरीके से बनेगा, प्रोबेबिलिटी 7c2, ओके कैलकुलेट करना पड़ेगा, 7c2 कैलकुलेट कर 21 आएगा। 1/2 का पावर पता है क्या बन जाएगा टोटल? देखो 1/2 यहाँ पर कितनी बार आ रहा है? 2 बार। यहाँ पर 1/2 जो आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है, और यहाँ 1/2 कितनी बार आ रहा है? 5 टाइम्स। मल्टीप्लाई करोगे तो पावर हो जाएगा टोटल 7 टाइम्स। ओके, तो बन जाएगा ये 21 इंटू 1/128। ओके 128, तो ये आंसर 21/128 आएगा। देखते हैं ऑप्शन में किस फॉर्म में आंसर दिया है, या तो 21/128 लिखा होगा या डिवाइड करके कैलकुलेटर से समथिंग पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर होगा। देखते हैं 21/128, यस ऑप्शन डी है 21/128 सही आंसर। 21/128 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन 83 नंबर का क्वेश्चन, फिर से बाइनोमियल। देखो जस्ट बात की और ये बात निकल के आई गई कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है यहाँ पर, तो पर्टिकुलर दिख रहा है कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन कितना दिया है? 16। भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन का फॉर्मूला पता है कि नहीं सबको? और वेरिएंस दिया गया है 4.0 दैट इज 4। तो फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन कितना होता है? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एनपी होता है, एनपी। एंड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एनपीक्यू। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एनपीक्यू। जिसको नहीं पता देख लो, मैं केवल हिंट नहीं दे रहा हूं, मैं केवल हिंट नहीं बना रहा हूं, पूरा पेपर सॉल्व करके, मतलब एक देखा जाए तो अपने आप में एक रिवीजन टाइप का भी है ये पूरा का पूरा क्लास। ओके, देखिए बहुत सारे टीचर्स पूरे इंडिया में, बहुत सारे लोगों ने इसका वीडियो बनाया हुआ है और बनाएंगे मॉक टेस्ट का। मैं ये किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ या अपने आप को अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, बट बहुत सारे लोगों का मैंने वीडियो देखा है कि वो इतने शॉर्ट में, इतने हड़बड़ी में सॉल्यूशन बता रहे हैं स्टूडेंट को कि एक जो एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट है ना, वो उस वीडियो को देख करके सॉल्यूशन नहीं समझ पाएगा। मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो एवरेज स्टूडेंट है या बिलो एवरेज स्टूडेंट है या एकदम जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा भी अभी परेशानी में है, तकलीफ में है, उसको भी कहीं पन्ने पलट के अपने कॉपी, अपना नोट्स निकाल के ना देखना पड़े कि भैया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, फलाने का फॉर्मूला क्या होता है, ढिकाने का फॉर्मूला क्या होता है। इतना डिटेल वीडियो मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ ताकि आप किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी ना हो। बस ये वीडियो देखते जाएं, कॉपी में नोट करते जाएं, सॉल्यूशन भी रेडी हो जाएगा, पूरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। इतना डिटेल में बना रहा हूं मैं आप सबके लिए वीडियो, तो प्लीज ध्यान से देखिए इस वीडियो को। देखिए क्या लिखा हुआ है, मीन दिया हुआ है। चलिए मीन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? मीन लिखा हुआ है 16, तो 16 इज इक्वल टू एनपी। चलो 16 इज इक्वल टू एनपी। वेरिएंस कितना दिया गया है? 4, तो 4 इज इक्वल टू एनपी क्यू। अब एक काम करें क्या, ये 4 लिखा मैंने, इज इक्वल टू एनपी। इस एनपी की जगह पे मैं एनपी की जगह पे क्या उठा के ले आऊँ? 16 रख सकता हूँ। तो एनपी की जगह पे मैं लिख देता हूँ 16 इंटू क्यू। क्लियर है? कहाँ से आया, समझ में आया? इस एनपी का वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ मैं, इस एनपी का वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ, इस एनपी की जगह पे एन इंटू पी की जगह पे 16। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा 4/16 इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। तो क्यू का वैल्यू कितना आ गया भाई? क्यू का वैल्यू आ गया 1/4।
चलिए क्यू का वैल्यू 1/4 आया, ये मैं अच्छे से पैक कर लेता हूँ, मेरे काम आएगा क्यू का वैल्यू 1/4। ओके, एक चीज और समझो, अगर Q का वैल्यू हमें पता है तो P निकाल सकते हैं क्या? क्यों भाई, P प्लस क्यू कितना होता है? P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। दैट इज P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, Q मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, तो P प्लस क्यू 1 होता है। तो P प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1, तो यहां से P मिल गया हमको 1 माइनस 1/4, और P का वैल्यू मिला 1 माइनस 1/4, मतलब P का वैल्यू मिल गया कितना? मिल गया 3/4। P का वैल्यू हमको मिल गया 3/4, P का वैल्यू हमको मिल गया 3/4। तो हमको P का वैल्यू भी मिल गया, Q का वैल्यू भी मिल गया, P और Q दोनों आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। एक काम करते हैं, इस P का जो वैल्यू है ना, इस P के वैल्यू को उठा करके यहाँ रख देता हूँ मैं, P का वैल्यू उठा के यहाँ रख देता हूँ। तो चलिए क्या मिलेगा, 16 इज इक्वल टू n इंटू P का वैल्यू कितना? 3/4, P का वैल्यू 3/4, P का वैल्यू 3/4, P का वैल्यू 3/4। क्या करते हैं लोग यार, 16 इंटू 4, ये 4 नीचे था ऊपर जाएगा, और डिवाइड बाय 3, तो n आएगा, और आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर n का वैल्यू पॉइंट में आ रहा है। n का वैल्यू आ रहा है 64/3, 64/3 मतलब n का वैल्यू आ रहा है 21 पॉइंट समथिंग। यस, अब ये देखो बहुत बड़ी गड़बड़ी है, 64/3 करोगे तो आ रहा है 21.33, 21.3333 आ रहा है, और ये पता है ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। प्लीज़ द रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ ICAI, the respected members of ICAI, the respected chairman, the respected director, the managing director of ICAI, आदरणीय प्लीज ध्यान दीजिए, इन चीज़ों को सुधारिए। n का वैल्यू 21.33, आप बताइए अब n का वैल्यू 21 पॉइंट, n का वैल्यू पॉइंट में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। ये क्वेश्चन जो छपा है 100% ये है कि गलत छपा है। अब आप बोलेंगे कि सर अप्रॉक्स ले लो, तो ये तो वही बात हो गई ना कि कैसे भी करके आंसर लाना है। तो n इज इक्वल टू अप्रॉक्स क्या लिख सकते हैं? अप्रॉक्स 21, चलो अप्रॉक्स 21 लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये तो अपने मन को बहलाने वाली बात है कि नहीं अप्रॉक्स ले लो। चलिए अप्रॉक्स लेके बना देता हूँ। तो n का वैल्यू 21 है, p का वैल्यू 3/4 है, और q का वैल्यू 1/4 है। तो n का वैल्यू, p का वैल्यू, और n, p और q तीन वैल्यू हमारे पास है। तो पता है इससे हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर सकते हैं। पता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखते हैं? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। क्या लिखते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? NCR p टू दी पावर r q टू दी पावर n माइनस r। तो मैं लिख सकता हूँ 21CR, r इसलिए क्योंकि r पता नहीं है, वो तो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन में जो दिया जाएगा, r कैलकुलेट नहीं कर सकते आप यहाँ से। P दैट इज 3/4 का पावर R, और Q मतलब 1/4 का पावर 21 माइनस R। तो ये आंसर इस फॉर्म में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कोई ऑप्शन है क्या? देखते हैं। 21, फिर से मैं कह रहा हूँ ना, मैं ये तो बिल्कुल दिक्कत है कि 21 ऐसा आ तो नहीं रहा है, पर ठीक है अब क्या करें, अब ICAI ने बना दिया है क्वेश्चन, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ऑप्शन देखें कौन सा आंसर, ये आंसर है 21CX। देखो मैंने R लिखा है ना, जैसे हम लोग जनरली R यूज़ करते हैं NCR, तो R की जगह X लिख दिया, वो कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और P का वैल्यू आया हमारा, कितना आया है? 3/4। तो 3/4 का मतलब कितना होता है? 0.75। 1/4 का मतलब 0.25। तो ये एक्चुअल में ऐसा है 21CR बोलो चाहे X बोलो, 0.75 का पावर X और 0.25 का पावर 21 माइनस एक्स, 0.25 का पावर 21 माइनस एक्स। तो ये आपको मिलेगा। ऑप्शन देखें ज़रा क्या ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन मिल रहा है हमको 21CX 0.75 का पावर x और 0.25 का पावर 21 माइनस एक्स, यानी आंसर बी सही मानते हैं अपन। तो ठीक है भैया, आंसर तो आ गया, बी आंसर आ गया। बट ये जो प्रॉब्लम मैंने बोला कि n का वैल्यू ऐसे फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, और अब आ गया है तो उसको अप्रॉक्स लेके बना लो बोल रहे हैं, तो ठीक है बना तो दिए, बट कहीं ना कहीं ठीक तो नहीं है। ओके क्या लिखा देखिए, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ओके स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है √/NPQ। स्टैंडर्ड डेविएशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, वो होता है √/NPQ। स्टैंडर्ड डिवीजन जो होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो होता है √/NPQ, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा गया √/N
P और Q की जगह पे आप लिख सकते हो 1 माइनस पी। क्यों? क्योंकि P प्लस क्यू 1 होता है, तो अभी स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला रूट ओवर एन पी, क्यू की जगह पे 1 माइनस पी लिख दिया गया, तो इसका सही आंसर रूट ओवर एन, ये डी आंसर आएगा। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एन एंड पी, मतलब एन और पी के फॉर्म में, पैरामीटर एन और पी के फॉर्म में, एन और पी के फॉर्म में स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा स्टैंडर्ड डिवीजन का, ये पूछा गया बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला एन पी इंटू रूट ओवर एन पी इंटू 1 माइनस पी, ये लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए 85 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, साफ साफ लिख दिया गया है पॉइजन वेरिएट ने, पॉइजन के लिए बनाना है हमको, ई एक्स निकालना है। ई एक्स का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, और पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब होता है मीन। तो ई एक्स जो होता है ना, ई एक्स जो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो होता है वो होता है मीन, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे बुक वाले जनरली रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, और भी नोटेशन हो सकते हैं, कई लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू। तो ई एक्स जो होता है, मैं आपको बता दूं, ई एक्स मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज मीन, दैट इज लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। ओके, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या फंडा लगाया, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है पी एक्स इक्वल टू 2, मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का अपने को फॉर्मूला लगाना है जब एक्स इक्वल टू 2 है। और ये फिर से एक बार पी एक्स इक्वल टू 3, मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाना है जब एक्स इक्वल टू 3 है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, ई टू द पावर माइनस एम इंटू एम टू द पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स, ये होता है फॉर्मूला ओरिजिनल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। बट यहाँ पर एक्स कितना दिया गया है 2, तो मैं इस एक्स की जगह पे लिखूंगा 2, नीचे भी एक्स की जगह पे लिखूंगा 2। वैसे इधर ई टू द पावर माइनस एम टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा। तो दोनों तरफ से क्या, ई टू द पावर माइनस एम, ई टू द पावर माइनस एम क्या होगा, कट जाएगा। और भी कटेगा, एम यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ एम 3 टाइम्स है, तो 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 बाय फैक्टोरियल 2 का मतलब 1/2, इधर बचेगा m बाय फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, तो 6 आप शिफ्ट करेंगे तो 1/2 इंटू 6 करोगे, तो 1/2 इंटू 6 करोगे तो m आएगा, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, m का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू, जैसे मैंने कहा m बोलो, या इसी को आप क्या बोल सकते हो, ex, तो ex का वैल्यू बोलो 3, तो आंसर आ गया आपका ex या m का वैल्यू, ex बोलो या 3 आ गया, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा अपना। ठीक है, सही आंसर बी है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन है। 86 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, द टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व इज, डायरेक्ट याद रखना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो नॉर्मल कर्व होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है, उसका टोटल एरिया जो होता है वो होता है 1, दैट इज आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 1 का मतलब 100% एरिया कवर होता है नॉर्मल कर्व के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, द मीन एंड मॉड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न चल रहा है, देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन एंड मॉड तीनों इक्वल होते हैं, याद रखना। इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर स्क्यूड नहीं है, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर, तो आर ऑलवेज मीन एंड मॉड आर ऑलवेज इक्वल, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, मीन मीडियन मॉड आर ऑलवेज इक्वल, दैट इज सेम ही होते हैं, मीन मीडियन मॉड तीनों इक्वल ही होते हैं। 88 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, क्या लिखा है, बाई वेरिएट डेटा आर दी डेटा कलेक्टेड फॉर, देखो बाई का मतलब बाई का मतलब क्या होता है 2, भाई बाई का मतलब 2, तो 2 वेरिएबल तो है, पक्की बात है, बाई का मतलब 2 वेरिएबल तो है, पक्की बात है। तो देखो ऑप्शन में लिखा है बाई वेरिएट डेटा आर दी डेटा कलेक्टेड फॉर 2 वेरिएबल, ऑप्शन में लिखा है 2 वेरिएबल, सही है। बाई वेरिएट डेटा आर दी डेटा कलेक्टेड फॉर 2 वेरिएबल, सही है, लेकिन बेटर ऑप्शन सी है, 2 वेरिएबल। देखो यहां भी 2 वेरिएबल आया, देखो ये तो गलती मान लो, मोर देन 2 वेरिएबल लिखा है तो गलती मान लो, क्योंकि बाई का मतलब 2 वेरिएबल लेना है। 2 वेरिएबल वर्ड ऑप्शन ए में भी आया है, ऑप्शन सी में भी आया है, ऑप्शन डी में भी आया है, बट सही आंसर मैंने कहा ना कौन सा आंसर होगा, बी, सी आंसर होगा। सी आंसर क्यों सही होगा, ऑप्शन ए तो सही है बट बेटर आंसर ऑप्शन सी है। क्यों, इसमें लिखा है 2 वेरिएबल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, का मतलब यह है कि जब 2 वेरिएबल को अपन कलेक्ट करते हैं ना, आप देखना आईसीआई के स्टडी मटेरियल को पढ़ोगे ना, तो उसमें एक लाइन मिलेगा, एक किसी इस चैप्टर में ना आपको एक हेडिंग मिलेगा बाई वेरिएबल या बाई वेरिएबल डेटा, और उसमें एक लिखेगा कि बाई वेरिएट डेटा आर दी डेटा कलेक्टेड फॉर द 2 वेरिएबल साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, जब डेटा एक साथ कलेक्ट कर रहे हो तब, भाई देखो एट अ टाइम आप डेटा को कलेक्ट कर पाओगे तब तो कंपेयर कर पाओगे। भाई प्राइस को आज आप, पता चला प्राइस, किसी कमोडिटी के प्राइस को आप आज कलेक्ट कर रहे हो, प्राइस से रिलेटेड डेटा आज कलेक्ट कर रहे हो, और क्वांटिटी से रिलेटेड डेटा 6 महीने पहले का लोगे या 6 महीने बाद का लोगे,
तो प्राइस और क्वांटिटी का वैसे मैचिंग फिर कंपैरिजन कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे भाई। सेम जिस टाइम का प्राइस ले रहे हैं उसी टाइम का क्वांटिटी लो, तब तो कंपेयर कर पाओगे। तो याद रखना बाईवेरिएट डेटा का मतलब टू वेरिएबल तो होता है, लेकिन कब का? जब वो डेटा सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे कलेक्ट किए जाते हैं। तो टू वेरिएबल ऑप्शन डी में भी है, बट इसमें देखो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम बोला है। मतलब एक डेटा को आज कलेक्ट करो, एक डेटा को 5 साल बाद करो, थोड़ी कंपेरिजन कर पाओगे। कंपेरिजन तो तब होता है ना, रीसेंट कंपेरिजन। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 89 ऐसा लिखा है, द टू लाइन ऑफ रिग्रेशन बिकम्स आइडेंटिकल व्हेन। तो याद रखिएगा, टू लाइन ऑफ रिग्रेशन आर आइडेंटिकल व्हेन आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये रिजल्ट याद रखिएगा स्टूडेंट्स। द टू लाइन ऑफ रिग्रेशंस बिकम आइडेंटिकल मतलब दोनों रिग्रेशन लाइन कौन कौन से होते हैं? दो रिग्रेशन लाइन, एक होता है एक्स ऑन वाई, एक होता है वाई ऑन एक्स। तो अगर एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स दोनों लाइन को ग्राफ पेपर में ड्रॉ किया जाए, दोनों लाइन आइडेंटिकल मतलब एक के ऊपर एक सेम आएंगे, एक के ऊपर एक आएंगे, ओवरलैपिंग आएंगे। तो ये कब होता है? जब आर का वैल्यू यानी आर का मतलब कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो आर जो है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का वैल्यू +1 है या आर का वैल्यू -1 है, तो दोनों रिग्रेशन लाइन आइडेंटिकल होते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में +1 भी दिया है, ऑप्शन बी में -1 भी दिया, तो बेस्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दैट इज ए और बी। ए और बी का मतलब या तो आर +1 है तो भी, या आर -1 है तो भी, द टू रिग्रेशन लाइन्स बिकम्स आइडेंटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 90 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है? द रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन्स अनचेंज ड्यू टू। द रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन्स अनचेंज ड्यू टू। याद रखिएगा दो रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं। कौन कौन से रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं? एक BYX और एक BXY। दैट आर द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ Y on X एंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ X on Y। रिमेन्स अनचेंज, ये दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन अनचेंज होते हैं ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। याद रखना, ओरिजिन को शिफ्ट कर देने से, ओरिजिन को शिफ्ट करने से रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन्स अनचेंज। ओरिजिन को स्केल चेंज करने से फर्क पड़ता है, याद रखना। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इनको आपको याद रखने हैं। रेगुलर क्लास के वीडियो लेक्चर पढ़ते समय सारी बातें आप उस समय पहले ही पढ़ चुके होंगे। मुझे लगता है इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो फिर तो बिल्कुल आसानी से सबके सब एकदम उछल पड़ेंगे एग्जाम में कि अरे वाह इतना सरल सा क्वेश्चन आया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल इज -0.9। आप सबको पता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलो, चाहे रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलो, चाहे कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिवीजन बोलो, याद रखना कोई भी टाइप का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो तो उसकी वैल्यू +1 और -1 के बीच होती है। दैट इज -1 से और कम नहीं हो सकता, +1 से और ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो याद रखना कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये होता है r²। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन r² मतलब -0.9 का क्या करोगे? स्क्वायर करोगे, और -0.9 का जब स्क्वायर करोगे तो 0.81 आ जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक बहुत छोटी सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑलवेज पॉजिटिव। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कभी निगेटिव नहीं होता, क्योंकि वो r का स्क्वायर होता है। अब r चाहे पॉजिटिव है तो भी और r चाहे निगेटिव है तो भी, उसका स्क्वायर करने से तो पॉजिटिव ही आएगा। तो याद रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कभी निगेटिव नहीं हो सकता, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पॉजिटिव ही आएगा। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन तो 0.81 आ रहा है, आंसर ऑप्शन बी है। देखिए ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 0.81, तो सही आंसर ऑप्शन बी आएगा 0.81। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या लिखा है, when r is equal to 0, when r is equal to 0 then कोवेरियंस xy। यार एक फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, r is equal to कोवेरियंस xy डिवाइडेड बाय √ओवर वेरियंस x इंटू √ओवर वेरियंस y। ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है। अब कॉमन सेंस लगाइए ना, अगर r का वैल्यू 0 हो जाए तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोवेरियंस xy डिवाइडेड बाय √ओवर वेरियंस x इंटू √ओवर वेरियंस y, √ओवर वेरियंस x इंटू √ओवर वेरियंस y। ये होता है कोवेरियंस xy डिवाइड बाय √ओवर वेरियंस x इंटू √ओवर वेरियंस y। अगर ये √ओवर वेरियंस x को 0 से ऑब्वियसली नीचे है वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 0 इज इक्वल टू कोवेरियंस xy। तो याद रखिएगा अगर r का वैल्यू 0 है तो कोवेरियंस xy का वैल्यू भी 0 होगा। तो ये रिजल्ट याद रखिएगा कि अगर r का वैल्यू 0 है तो कोवेरियंस xy भी 0 होगा।
तो लिखा हुआ है आंसर इसमें, देखिए अगर आर का व्हेन आर इक्वल टू 0 देन द कोवेरियंस एक्स वाई इज इक्वल टू, तो आंसर सी आएगा, आंसर सी, सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है 93 नंबर का क्वेश्चन है, परचेसिंग पावर ऑफ मनी, किसी मनी की जो परचेसिंग पावर होती है, किसी मनी से आप कितना खरीद सकते हैं, कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं, परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स। तो मैं सही आंसर इसका ऑप्शन ए मानूंगा, रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स। भाई सिंपल सा है, देखो सिंपल सा लॉजिक है, देखो प्राइस इंडेक्स बढ़ा, अरे इंडेक्स बढ़ा मतलब सिंपल मीनिंग अपन क्या निकाल के चलते हैं कि जितने भी कमोडिटी हैं, जितनी भी वस्तु है, उनकी प्राइस, उनकी कीमतें बढ़ी है, दैट इज महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है तो किसी मनी का परचेसिंग पावर क्या होगा, कम होगा। महंगाई बढ़ गई, पहले 100 रुपए में आप 1 kg, सपोज 100 रुपए में 100 रुपीज में आप 1 kg ऑनियन खरीदते थे, महंगाई बढ़ गई। आप बोलेंगे सर 100 रुपए में 1 किलो ऑनियन मतलब ऑलरेडी बढ़ाई है, ठीक है मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए 100 रुपीज़ में 1 kg ऑनियन खरीदते थे, 100 रुपीज़ का एक नोट है आपके पास, उससे 1 kg ऑनियन खरीद सकते थे आप। महंगाई बढ़ गई, सपोज प्राइस इंडेक्स बढ़ गया, इंडेक्स बढ़ गया मतलब महंगाई बढ़ गई, इंडेक्स बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, तो आप उसी 100 रुपए का नोट लेके जाएंगे तो क्या आप 1 kg ऑनियन खरीद पाएंगे, नहीं, 1 kg से कम खरीद पाएंगे, महंगाई बढ़ गई तो, अगर ऑनियन की प्राइस और बढ़ गई तो परचेसिंग पावर ऑफ मनी, मनी की जो परचेसिंग पावर है वो रेसिप्रोकल होती है इंडेक्स की, इंडेक्स बढ़ेगा दैट इज महंगाई बढ़ेगी तो मनी की परचेसिंग पावर कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए क्या लिखा है 94 नंबर का क्वेश्चन देखिए, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, कितनी बार एग्जाम में पहले भी आ चुका है, एक बार और बता दूं, फैक्टर रिवर्सल इज टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। मुझे लगता है इसके बारे में और कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाइड बाय फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, देखिए क्या लिखा है, ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड ऑफ CLI, CLI समझते हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड द CLI गोज अप फ्रॉम 110 टू 200, 110 से, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना हो गया, 100 से 110 से 200, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हो गया 110 से 200। तो अगर इंडेक्स जो है 110 से 200 हुआ है मतलब महंगाई तो बढ़ी है, पक्की बात है, और अगर महंगाई बढ़ी है तो सैलरी तो बढ़नी चाहिए व्यक्ति की। देखते हैं द सैलरी ऑफ अ वर्कर आल्सो रेज्ड फ्रॉम 330 टू 500। चलिए शुरू में उसकी सैलरी कितनी थी, 330, शुरू में सैलरी कितनी थी, 330। तो एक काम करते हैं, पहले निकाल के देखते हैं कि उस क्वेश्चन में भले लिखा है कि उसकी सैलरी 330 से 500, 330 से 500 हो गया, लेकिन महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है, इंडेक्स जिस हिसाब से बढ़ा है, उस हिसाब से सैलरी कितनी होनी चाहिए था, कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इंडेक्स 110 से कितना हो गया, 200, इंडेक्स जो है 110 से कितना हो गया, 200, तो सैलरी जो है वो 330 से होनी कितनी चाहिए थी, देखते हैं। चलिए होनी कितनी चाहिए थी, 200 डिवाइडेड बाय 110 सॉरी इंटू 330, तो ये कैलकुलेशन करने से आ रहा है 110 अगर 330 से कट करोगे तो ये आ जाएगा 3, दैट इज 600, होनी चाहिए थी 600। बट देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, सैलरी उसकी जो है वो 330 से 500 हो गई, तो सैलरी बढ़ी जरूर है, पर जिस रेशियो में महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से उसकी सैलरी नहीं बढ़ी है। उसकी सैलरी जिस हिसाब से इंडेक्स बढ़ा है, जिस हिसाब से इंडेक्स बढ़ा है, इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक हुआ है, 110 से 200, तो जिस हिसाब से इंडेक्स बढ़ा है उस हिसाब से उसकी सैलरी नहीं बढ़ी है। उसकी जिस हिसाब से इंडेक्स बढ़ा है, अगर उसी हिसाब से सैलरी बढ़ती तो सैलरी होनी चाहिए थी 600, पर सैलरी है कितनी, 500, तो कितने का नुकसान हो रहा है, कितने का नुकसान हो रहा है, लॉस बाय 100 रुपीज़ हो रहा है, लॉस बाय 100 हो रहा है, 100 रुपये का नुकसान हो रहा है उसको। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से उसकी सैलरी बढ़ी नहीं है, सैलरी बढ़ी है, सैलरी बढ़ के हुई है 500, जबकि होनी चाहिए थी कितनी, 600, तो उसको नुकसान हुआ है, पर नुकसान कितना हुआ है, 100 रुपये का हो रहा है। ऑप्शन में देखिए कहीं नहीं लिखा है, पहला ऑप्शन लिखा लॉस बाय 50, दूसरा ऑप्शन लॉस बाय 75, तीसरा लॉस बाय 90, चौथा आंसर नन ऑफ दिस, तो मैं तो सही आंसर टिक करूंगा नन ऑफ दिस। और मुझे बहुत अच्छे से याद है ICI का जो हिंट दिया गया है, जो आंसर दिया गया है, उसमें आंसर ऑप्शन ए लिखा है, आई थिंक सो, मुझे ऐसा याद आ रहा है, पर डी तो नहीं है पक्का, उसमें कुछ और आंसर था, आंसर डी नहीं था, कुछ और आंसर था, या तो ए या बी या सी में से कुछ था, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो मैं मान के चलूंगा ICI की तरफ से एक छोटी सी गलती और यहाँ पर हुई है, सही आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए था, या तो फिर ऑप्शन ए में लॉस बाय 50 की जगह लॉस बाय 100, या जो भी है करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन बनाया गया ICI की तरफ से उसमें 100 होना चाहिए था, ठीक है। तो बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ
जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया मेरी बात आईसीआई तक ज़रूर पहुंचा दीजिए, किसी भी तरीके से जो पहुंचा सकते हैं आप लोग। मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ कि मैं अपनी बात आईसीआई तक पहुंचा सकूँ, ताकि आने वाले समय में आईसीआई इस बात का ध्यान रखे कि स्टूडेंट को परेशानी ना हो। और देखिए 100 क्वेश्चन में से कहीं से लॉजिकल नहीं है इतने बड़े इंस्टीट्यूट को, इतने बड़े मैनेजमेंट को, इतने बड़े डिपार्टमेंट को कि किसी भी तरीके से इतने ज़्यादा इस मिस्टेक करे। 1 2 4 ह्यूमन एरर समझ में आता है। आईसीआई के स्टडी मटेरियल में मिस्टेक्स, प्रिंटिंग मिस्टेक की भरमार है, सुधारते क्यों नहीं है? प्लीज़ आईसीएआई, अगर कोई मेरे तरफ से सपोर्ट चाहिए तो मैं करने को तैयार हूँ। मैं आपको कोर्स नहीं रहा हूँ, दोस्त नहीं दे रहा हूँ, मैं बस स्टूडेंट के फेवर में बात कर रहा हूँ कि स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है, थोड़ा ध्यान रखिए। ओके, क्या लिखा हुआ है देखिए, नंबर, द नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। नाम बताओगे सारे स्टूडेंट? एक होता है यूनिट टेस्ट, एक होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट, एक होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, और एक होता है सर्कुलर टेस्ट। तो स्टूडेंट 4 टाइप के टेस्ट होते हैं, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी होते हैं। ध्यान रखिएगा, आंसर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, इन द ईयर 2005। चलिए मैं लिख देता हूँ ईयर 2005। ईयर 2005 द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर इज 286 विथ रिस्पेक्ट टू 1985। तो ईयर एक और लिखा हुआ है 1985। 1985 एज द बेस ईयर। तो बेस ईयर किसको माना गया है? 1985 को बेस ईयर माना गया है। तो बेस ईयर माना गया है 1985 को। तो याद रखिए, अगर जिसको बेस ईयर मानते हैं उसका इंडेक्स हम क्या लेके चलते हैं? जिसको बेस ईयर मानते हैं उसका इंडेक्स हम क्वेश्चन में दिया हो तो ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो मानना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो बेस ईयर का इंडेक्स क्या मान के चलते हैं? 100। बेस ईयर का इंडेक्स अपन 100 मान के चलते हैं। और बेस ईयर का इंडेक्स अगर 100 है तो 2005 का यानी करेंट ईयर इसको मान के चल रहा है, इसका इंडेक्स लिखा हुआ है 286। इंडेक्स लिखा है 286। तो भाई बेस ईयर का इंडेक्स अगर 100 है, बेस ईयर का इंडेक्स अगर 100 है और करंट ईयर का इंडेक्स अगर 286 है, तो कितना परसेंट महंगाई बढ़ी है? हाउ मच द प्राइजेस हैव इंक्रीज्ड इन 2005 इन कंपेरिजन टू 1995। नहीं, गलत, देखो यहाँ छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक फिर से है। आईसीएआई ध्यान दीजिए, 1995 नहीं आएगा, 1985 आएगा यहाँ पर। 1985 के रेस्पेक्ट में, 1985 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आपने यहाँ 1985 लिखा है। तो या तो आप दोनों जगह 1985 करिए या दोनों जगह पे 1995 करिए, भाई दो में से एक काम करिए। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट मुझसे कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सर क्वेश्चन में ऐसा छप के आया था, प्रिंटिंग मिस्टेक है कि हमारे सॉल्यूशन में कहीं गलती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गलत सोच रहे हैं, क्वेश्चन सही है। बहुत ही परेशान हुए स्टूडेंट, बहुत इरिटेट हुए टेस्ट देने के बाद, बहुत इरिटेट हुए स्टूडेंट टेस्ट देने के बाद। ये मॉक टेस्ट से जितना फ़ायदा होना था वो तो हुआ, और उससे कहीं ज़्यादा स्टूडेंट निराश भी हुए, हताश भी हुए। कई लोग बोले सर ये प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण हमारा टाइम वेस्ट हुआ बहुत ज़्यादा। हम पढ़े थे कि क्वेश्चन को लेके 5-5 मिनट, कैसे डिसाइड करें कि कैसे हम अपने आप को इतना तो नहीं मान के चलते कि किसी क्वेश्चन को डिक्लेयर कर सके कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। पहले अपने आप पे ही शक करते हैं। चलिए लिखा है तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है भाई 100 होना चाहिए था बेस ईयर का इंडेक्स, और करेंट ईयर का इंडेक्स 286 है। तो कितना परसेंट का फर्क आया? 186% का फर्क आ रहा है, 186%। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी बनेगा, 186%। 186%, ठीक है, इंडेक्स जो है कंपेरिजन करना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा सिंपल सा 98 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, वर्डिंग्स बहुत सिंपल है, वर्डिंग बड़ा आसान सा है। ध्यान दीजिएगा वर्डिंग्स क्या लिखा हुआ है। व्हेन द सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक इंक्रीज इन समर, गर्मी के समय में कोल्ड ड्रिंक की सेल बढ़ जाती है। डिक्रीज इन विंटर, ठंड के समय में कोल्ड ड्रिंक की सेल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है और सही बात भी है। गर्मी में कोल्ड ड्रिंक की डिमांड बढ़ती है और ठंड के सीजन में कम हो जाती है। तो ये कौन सा वेरिएशन है? ये जो डिमांड जो है उसकी जो सेल है उस पर जो फर्क आ रहा है, इसमें जो वेरिएशन आ रहा है, ये कौन सा वेरिएशन होगा? ये वेरिएशन होगा सीजनल वेरिएशन। सीजन, गर्मी का सीजन, ठंड का सीजन, तो सीजन के हिसाब से कोल्ड ड्रिंक की सेल पे फर्क आ रहा है, तो ये सीजनल वेरिएशन है। तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा इसका, सीजनल वेरिएशन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सीजनल वेरिएशन टेक्स प्लेस विद इन, सीजनल वेरिएशन टेक्स प्लेस विद इन। चलिए, तो सीजनल वेरिएशन के लिए आप बुक पढ़ते हैं, थ्योरी में आपको दिया गया है 1 ईयर। याद रखिएगा, सीजनल वेरिएशन विद इन 1 ईयर के लिए कंसिडर किया जाता है, विद इन 1 ईयर के लिए सीजनल वेरिएशन कंसिडर करते हैं। तो इसका भी जो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा। चलिए 100 नंबर का क्वेश्चन स्टूडेंट्स लिखा है द फायर इन अ फैक्ट्री इज एन एग्जाम्पल। फायर इन अ फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री में आग लग गई। भाई आग लगने का कोई सीजन होता है क्या कि गर्मी में ही आग लगेगा? हाँ, ये बोल सकते हो सर, ज्यादातर केस में ऐसा सुनने को मिलता है, पर नहीं, बारिश में भी आग लगती है, पानी वानी के कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ऐसा फिक्स तो नहीं है कि गर्मी में ही आग लगेगा या बारिश में ही आग लगेगा, ठंड के तो आग लगने का कोई सीजन नहीं होता। तो आंसर बी तो आने से रहा, बी तो नहीं होगा, सीजनल वेरिएशन। सेकुलर ट्रेंड, कोई ट्रेंड है क्या आग लगना? कोई ट्रेंड माना जाता नहीं, ट्रेंड तो नहीं माना जाता। साइक्लिक, क्या साइकिल है कि हर 5 साल में आग लगेगा किसी फैक्ट्री में, 10 साल में आग लगेगा किसी फैक्ट्री में, हर 2 साल में आग लगेगा? नहीं, इरेगुलर सही आंसर आएगा, इरेगुलर वेरिएशन। क्यों? कोई कोई पैटर्न ही नहीं है ना, आग लगने का कोई पैटर्न ही नहीं है, कभी भी लग जाएगा, कभी नहीं लगेगा। कभी किसी फैक्ट्री में 2500 साल 50 साल तक कभी आग नहीं लगा है। किसी की किस्मत खराब है या कुछ प्रॉब्लम है तो किसी फैक्ट्री में पता चला 5 साल के अंदर ही 3 बार आग लग गया। दिस इरेगुलर वेरिएशन, इसका कोई पैटर्न नहीं है, कोई फिक्स। तो इसका सही आंसर आएगा इरेगुलर वेरिएशन। तो स्टूडेंट 100 पूरा क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया। तो आप सब ध्यान से सुन लीजिए। पार्ट 1 जो मेरा वीडियो बना हुआ था आईसीआई के मॉक टेस्ट के लिए का सॉल्यूशन के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 34 कवर किया गया था उसमें पार्ट 1 में। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 35 से क्वेश्चन नंबर 60 तक कवर किया गया था। ये पार्ट 3 वीडियो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक, यानी पूरा स्टेटिस्टिक्स मैंने कवर कर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट बने रहिए एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के वीडियो के साथ। एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आता है, आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो से हेल्प मिलता है तो ज़रूर लाइक करिए। बहुत सारे जो लोग होते हैं किसी भी कारण से, पता नहीं क्यों, एक दूसरे से चिढ़ते हैं। लाइक करने वाला तो लाइक करे या नहीं करे, डिसलाइक करने वाला तो बिल्कुल ध्यान से डिसलाइक करता है कि अरे इस बंदे का वीडियो है, अरे फलाने इंस्टीट्यूट का वीडियो है, इसको तो मुझे डिसलाइक करना ही है। तो वो अपना एनर्जी डिसलाइक करने में लगाता है। मैं आप सबको सजेशन दूंगा, ज़िंदगी में अपनी एनर्जी जो है वो निगेटिव चीज़ों पे मत लगाइए, अपनी एनर्जी हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे लगाइए। अगर आपको पसंद नहीं आता है वीडियो, मत करिए लाइक, बट डिसलाइक करके आप फ्रस्ट्रेशन अपना निकाल रहे हैं, उससे कुछ होना नहीं है। उससे अच्छा है कि आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में अपना समय लगा लीजिए। तो मैं तो कभी ज़िंदगी में कभी किसी के वीडियो को डिसलाइक नहीं करता हूँ। अगर मुझे पसंद नहीं आता है तो मैं नो कमेंट, नो लाइक, नो डिसलाइक। ठीक है, वीडियो देखो, पसंद नहीं आया आगे बढ़ो, वो बंदा जो काम कर रहा है उसे करने दीजिए। हाँ, अगर कुछ कमी लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर ये चीज़ें थोड़ी इंप्रूव करिए, ये चीज़ें थोड़ी सी अब मोटिव और बढ़ाइए, ये चीज़ें थोड़ा और करिए, तो वो हम जरूर करेंगे। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, पॉजिटिव सजेशंस आप देंगे हमारे लिए, आप हमारे इंप्रूवमेंट के लिए, तो वो ज़रूर वेलकम आप सबके। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अब ज़्यादा बातें वैसे भी आप लोग सुनते नहीं है वीडियो खत्म होने के बाद। थैंक यू सो मच। एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के चैनल में आपको बहुत सारे और काम के वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे, और बहुत सारे काम के वीडियो आप ऑलरेडी डले हुए हैं, वो आप देखिए। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नया आप लोगों के लिए लेके आते हैं हम आपके लिए। बाय बाय, थैंक यू।